आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज थ्योरी में हमारी पर्यावरण विषय यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज की मैराथन क्लास है। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं 10 से 12 टॉपिक हैं, उन सभी को इसी सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहिएगा। और क्लास में कौन सा टॉपिक कितने मिनट पर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने अपडेट कर रखा है। आप वहां जाकर अगले टॉपिक पर स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज और आपको बता दें कि जैसे पिछली क्लासेस पर आपका रिस्पांस अच्छा है, ठीक उसी तरह से आप इन क्लासेस पर भी अपना रिस्पांस बनाए रखिए। लाइक एंड शेयर आप जरूर कीजिएगा यदि आपको ये क्लासेस सेशंस पसंद आते हैं। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट सरकारी नौकरी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आरओ 2023 भर्ती परीक्षा की तैयारी में सामान्य अध्ययन में आज हम इस क्लास में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें संपूर्ण पर्यावरण के अंतर्गत जितने टॉपिक्स आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी की थ्योरी यहां पर कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और पर्यावरण का जो पाठ्यक्रम वो आपके सामने ये रहा। इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण, पारितंत्र एवं पारिस्थितिकी क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है या क्या समानताएं हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे हुए हैं कई सारे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, वायुमंडल, प्रदूषण, पर्यावरण से संबंधित कानून, पर्यावरण अवक्रमण क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आर्द्रभूमि, हॉटस्पॉट, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इन टॉपिक्स को आज के इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है पर्यावरण, पारितंत्र और पारिस्थितिकी। इन तीनों शब्दों को समझेंगे क्योंकि इन्हीं तीनों पर आधारित है ये पूरा सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर ये आप खड़े हैं और आप पृथ्वी की सतह पर हैं। और पृथ्वी पर हम क्या देखते हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, झाड़ियां हैं, और इसके अलावा पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, पशु हैं, घर हैं, पक्षी हैं, एयर है, हवा है। तो वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर उपस्थित है उन्हें हम समग्र रूप में, संयुक्त रूप में पर्यावरण कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, या हमारे चारों ओर वे सभी वस्तुएं जो विद्यमान हैं, कंबाइंड फॉर्म में पर्यावरण कहलाती हैं। सिंपल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है। यह है आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन। लेकिन प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा गया है वो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर आधारित पूछा गया है, उस पर चलते। हमारे चारों ओर तो सब कुछ विद्यमान है, जिसमें सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। जैसे पर्वत निर्जीव है, ग्लेशियर निर्जीव है, घर निर्जीव है, पशु सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है, पक्षी सजीव हैं। इनको दो कैटेगरी में बांट दो। जितना भी सब कुछ उपस्थित हमारे चारों ओर है इनको दो श्रेणियों में बांट दो। तो वे सभी वस्तुएं जो किसी जीवधारी तथा वनस्पति के चारों ओर उपस्थित हैं पर्यावरण कहलाती हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या क्या उपस्थित हैं, सजीव चीजों में है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे सजीव हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। इसके अलावा जल, वायु, पर्वत और अन्य चीजें, मिट्टी आदि, ये सभी निर्जीव हैं। और जब ये हमने दो भाग कर दिए, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के हमने दो अलग अलग भाग कर दिए, तो इनको हम कहेंगे अवयव या घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण में क्या क्या हुए, एक तरफ हम कहेंगे कि सजीव रहते हैं पर्यावरण में, दूसरा हम कहेंगे निर्जीव, दोनों एक साथ रहते हैं। तो पर्यावरण में क्या क्या पाया जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और अजैविक घटकों में आपको पता है जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब आ जाती हैं। तो पर्यावरण की एक टेक्निकल डेफिनेशन आप कह देंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी हुई है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आपको मैं कराऊंगा तो आपको यहां मिल जाएगी। पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का योग है। समझ में आया। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। आपसे पूछता है इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है, ऐसे पूछता है प्रश्नों को। तो
तो एक लिस्ट हम कर लेंगे यहाँ पर। तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हो गए? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटकों में आपके कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं। जैसे प्राकृतिक में प्रकाश, वायु, भूमि, नदी, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक हैं। कृत्रिम में मानव द्वारा बनाई गई निर्मित वस्तुएं हैं, सड़क है, बांध, नहर, किताब आदि। तो ये पर्यावरण के अजैविक घटक, ये पर्यावरण के जैविक घटक। अब अगला शब्द हम डिस्कस करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम किसको कहते हैं। इस वाले शब्द पर एक प्रश्न आया कि इकोसिस्टम टर्म को किसने कॉइन किया? एजी टेंसले ने वर्ष 1935 में इसको कॉइन किया। अब देखो, हमें ये पता है कि वातावरण में, पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक मौजूद हैं, यानी सजीव और निर्जीव मौजूद हैं। और आप ये जानते हैं, और नहीं अगर आपको पता है तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि जो सजीव यानी जैसे हम हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये जितने भी सजीव हैं ये पूरी तरह से अजैविक घटकों पर निर्भर हैं। यानी जो सजीव हैं वो पूरी तरह से, अगर अजैविक घटक इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं होंगे तो सजीवों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जैसे कि एयर है, वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उसमें ही एक गैस है ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं। क्या जल के बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं। तो क्या इस धरातल के, इस सतह के बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं। तो ये क्या है? अजैविक घटक हैं, जिन पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और हमारी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, सभी सजीवों की जितनी दैनिक क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति के या पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ होती रहती हैं। इससे एक तंत्र विकसित हो चुका है जिसको हम कहते हैं पारितंत्र। तो वातावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं, उन्हीं अंतःक्रियाओं से एक तंत्र डेवलप हो गया है जिसको हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। सूर्य का प्रकाश क्या है? ये अजैविक घटक है पर्यावरण का। आप जानते हैं जब तक सूर्य का प्रकाश जो है पेड़ पौधों पर नहीं पड़ेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो मानव भी जो है उसका जीवन जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। तो हम देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश एक अजैविक घटक है और उसके पृथ्वी पर पहुंचने के बाद ही यहाँ जीवन की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे ही जल है, ऐसे ही मिट्टी है, ऐसे वायु है। तो हम सजीव अंतःक्रियाएं करते रहते हैं इन अजैविक घटकों के साथ। चलिए आगे बढ़ते। पारितंत्र के प्रकारों पर प्रश्न आया हुआ है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा है मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र को एक नाम से और जानते हैं, इसको कृत्रिम पारितंत्र कहिए या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहिए, ठीक है। और इसमें प्राकृतिक पारितंत्र में हम दो प्रकार देख पाते हैं, एक तो जलीय पारितंत्र, दूसरा स्थलीय पारितंत्र। होंगे ये भी प्राकृतिक। तो स्थल पे पाए जाने वाले स्थलीय पारितंत्र, जल में पाए जाने वाले जलीय पारितंत्र। एक पानी की बूंद होती है छोटी सी, उस बूंद का भी एक बूंद में भी जो क्या होता है, पारितंत्र होता है। एक पानी की छोटी सी बूंद से लेकर एक महासागरों तक पारितंत्र विस्तृत होते हैं। तो एक पारितंत्र में क्या क्या मौजूद होंगे, अजैविक घटक, जैविक घटक, और आपस में अंतर्क्रियाएं कर रहे होंगे, इससे तंत्र डेवलप कर चुके होंगे। जैसे जलीय पारितंत्र में झील है, झील में बहुत सारे जीव मिलेंगे आपको जो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, ठीक है। समंदर है, महासागर, नदियां हैं, ये जलीय पारितंत्र प्राकृतिक हैं। स्थलीय पारितंत्र में वन है, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा, ये सब स्थलीय पारितंत्र, ये प्राकृतिक पारितंत्र। अब ऐसे कुछ पारितंत्र भी हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है। तो मानव ने क्या किया, प्राकृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पर्यावरण में संशोधन करना शुरू किया, परिवर्तन करना शुरू किया। और जैसे भूदृश्य यानी पृथ्वी पर दिखने वाली जो संरचनाएं होती हैं, जहां मानव ने प्राकृतिक भूदृश्य होते हैं इनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया, इनमें जब परिवर्तन करना शुरू किया तो परिवर्तन के बाद जो पर्यावरण हमें मिला उसको हम कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें जैसे हमारे घर आ जाएंगे, अधिवास, सेटलमेंट, कृषि क्षेत्र, ये सब, इन्हीं को हम एंथ्रोपोजेनिक। जहां भी मानव का हस्तक्षेप हो गया समझ लो वो, या मानव के हस्तक्षेप से निर्मित जो भी पारितंत्र है वो एंथ्रोपोजेनिक है। जैसे फसली भूमियां, हमने भाई खेती हमें ऐसे ऑटोमेटिकली थोड़ा ही ना मिली है, खेती इंसान ने सीखी है, इंसान ने डेवलप किया है खेती को। तो फसली भूमि, कृषि भूमि, क्रॉपलैंड्स, एग्रीकल्चरल जो लैंड्स होती हैं, कोई भी खेत हो सकता है, धान का हो, गेहूं का हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये मानव निर्मित पारितंत्र है, एंथ्रोपोजेनिक है। सीड बैंक, बीज बैंक, बीजों को संरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। एक्वेरियम, जल जीवशाला, जिसमें आप एक छोटा सा पॉन्ड देखते हैं जिसमें मछलियां होती हैं, मछलियां तैरती रहती हैं, जो मानव निर्मित होता है। ग्लास का एक जार होता है बड़ा,
यहां से प्रश्न निकलता है इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है। अगला टर्म हमें मिलता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द जो है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया, इस नाम को याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है। जब हम पर्यावरण और उसके जीवों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है, जो पारितंत्र हैं, जब हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, पर्यावरण और उसके जीवों के पारस्परिक जो संबंध डेवलप हो चुके हैं, जो तंत्र डेवलप हो चुका है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ एक नज़र इन टॉपिक्स पर भी डाल लेते हैं। पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण, इसके 3 प्रकार हैं। जैविक पर्यावरण, बायोटिक इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण, इसको कल्चरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। देखिए, वीडियो आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या है? देखिए, जो भी हम जल देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, महासागरों में, वायु देखते हैं वायुमंडल में, और स्थल देखते हैं, भूमि देखते हैं लिथोस्फीयर, तो ये जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वायुमंडल वायु का बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्थलमंडल स्थल का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से जिस पर्यावरण में रखते हैं या जिस पर्यावरण का निर्माण ये तीनों मिलकर के करते हैं, इसको हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं। और याद रखिएगा, इस प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण में मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं है, ये पूर्णतः प्राकृतिक क्रियाकलापों से निर्मित हुआ है। जैसे महासागर हैं और जो हमारे वायुमंडल है, ये अपने आप ही स्वतः ही बने। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां आती हैं और जंतु आते हैं, इनको शामिल किया जाता है, ये होता है बायोटिक इन्वायरमेंट। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में जो परिवर्तन किए और पर्यावरण के मनुष्य द्वारा परिवर्तित या बदले हुए रूप को पर्यावरण के सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। कौन कौन से आएंगे इसमें? जैसे शहर हैं, गांव हैं, ठीक है, खेत हैं, या जो भी मनुष्य ने क्रिएट कर। एक टर्म आपने और सुना होगा, बायोम। क्या होता है? तो बायोम ऐसे जीवों का समूह है जो किसी निश्चित जलवायु क्षेत्र में निवास करते हैं और उसी के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना और उनकी दूसरी विशेषताएं होती हैं। जिस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही वो अपनी विशेषताएं धारण करते हैं, ऐसा क्षेत्र बायोम कहलाएगा। एक टर्म आपने और सुना होगा, जैवमंडल। हमने जलमंडल सुना, स्थलमंडल सुना, वायुमंडल सुना। अब जहां पर ये तीनों क्षेत्र मिल जाते हैं और इन तीनों क्षेत्रों के सम्मिलित प्रभाव से कुछ ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जिससे जीवन संभव हो पाता है। और इन तीनों की वजह, जहां पर जल होगा, जहां पर स्थल होगा, जहां पर वायु होगी, तो ये ऐसी दशाएं पैदा कर देंगे कि वहां जीव की उत्पत्ति हो जाएगी या जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे क्षेत्र को जैव मंडल कहेंगे। तो ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है, वायुमंडल, जलमंडल और ये स्थलमंडल, इन तीनों का एक संरक्षित रूप या कॉमन एरिया जो है वो जैव मंडल कहलाता है। तो जैव मंडल का ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी रूप में जीवन संभव हो। इकोटोन को समझेंगे। देखिए, इकोटोन भी पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में ये, इसलिए इस टर्म को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब कभी आप दो बायोम, अभी बायोम शब्द को हमने देखा, ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी निश्चित जलवायु होती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक महासागर है या एक नदी है, ये नदी है आपके सामने और यहां पर ये स्थल वाला एरिया है। आप जानते हैं स्थल पर भी बहुत सारे जीव रहते होंगे, तो इस स्थल पर ऐसे जीव विकसित होंगे जो केवल स्थल पर रह सकते हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग उनके फीचर हैं। और कुछ ऐसे जीव होंगे जो इस नदी में या महासागर में रह रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ये बायोम हैं। और कुछ जीव आपने प्रकृति में ऐसे भी देखे हैं जो कुछ स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उन्हें उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो कुछ ऐसे जीव, मान लो समुद्र के ऐसे जीव या जल के ऐसे जीव यहाँ इस क्षेत्र में आ गए, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र यहाँ पर ना तो पूरी तरह से यहाँ पर जल है और ना ही पूरी तरह से भूमि, एकदम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दलदली एरिया। आप पूरी तरह से धंसेंगे भी नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र दबाव वाला क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ कुछ जीव यहाँ के होंगे, यहाँ पर, ठीक है, कुछ जीव यहाँ के भी होंगे और यहाँ के भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो संख्या यहाँ पर जीवों की पाई जा रही थी, जो संख्या यहाँ पाई जा रही, उससे अधिक इस क्षेत्र में हमें जीवों की संख्या मिलेगी। तो ये क्या है? दो बायोम के बीच का ये संक्रमण क्षेत्र है, दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, जिसे हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन की जैव विविधता जो है ज्यादा होती है। अब जैव विविधता क्या होती है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों की अधिकता, ठीक। तो यहाँ पर अधिकता ज्यादा है अलग अलग प्रजातियों की, यहाँ वाले भी यहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ वाले भी यहाँ पाए जा रहे हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर क्या होगी? संख्या और जो प्रजातियां हैं, प्रकार हैं, वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के पाए जाएंगे। इकोटोन में इसलिए कहा जाता है कि जैव विविधता अधिक होती है। कोर प्रभाव किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां जलीय जीवन
और स्थलीय या जलीय जीव या स्थलीय जीव दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इस प्रभाव को कोर प्रभाव, तो कोर प्रभाव यहीं इकोटोन में ही मिलेगा। इस टर्म को एक बार फिर से और मैं बता देता हूँ। इकोलॉजी जो शब्द है, इको का मतलब होता है हैबिटेट यानी घर यानी आवास, लॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी। तो ये शब्द हैकल ने दिया था 1869 में। तो प्राकृतिक आवासों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, या पारितंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। हमने पढ़ा था कि जीवों और उनके वातावरण के साथ संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो पारितंत्र का मतलब वही है जीव और उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसी को ही पारितंत्र बोल रहे थे, उसी का अध्ययन इकोलॉजी है। एक छोटी संकल्पना कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटे से अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से, एटम से मिलकर के क्या बनती है, कोशिकाएं बनती है, सेल्स बनते हैं। ह्यूमन बॉडी किससे बनती है, नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं, सेल्स ऐसे होते हैं जो एक जैसा फंक्शन करते हैं, तो एक साथ आ जाते हैं वो, उनसे मिलकर के निर्माण होता है ऊतकों का, टिश्यूज का। टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं, और अंग, बहुत सारे अंगों का ऑर्गेनाइज्ड रूप क्या कहलाता है, ये जीव बन जाता है उससे, ठीक है। और जीवों से मिलकर जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय होते हैं पारितंत्र के अंतर्गत, और पारितंत्र से बायोम बनता है, बायोम से जैव मंडल बनता है, और जैव मंडल से ग्रह बनता है। ये वाली क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, ठीक है। किस तरह से आ रहे हैं हम, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ठीक। तो आपको ये याद, इसमें सीक्वेंस पूछता है आपको, ये सीक्वेंस कई बार पूछा हुआ है आपका, ठीक है। ये सीक्वेंस भी पूछता है आपसे, तो ये आपको याद होना चाहिए। यूनिट नंबर 2, कई प्रश्न पूछे हुए हैं परीक्षा में। जब आपको मैं इस मैराथन क्लास के पर्यावरण के प्रश्नों पर लेकर के आऊंगा, तब वहां पर हल करेंगे यहाँ के प्रश्नों को। इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब को। अभी अभी हमने देखा कि पर्यावरण में जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में हमने देखा प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे और सूक्ष्म जीव होंगे। ये तीन ही कैटेगरी हैं, इनमें जितने सजीव हैं सब आ जाते हैं। तो यहां पर सनलाइट है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है, और पृथ्वी पर जितने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए कि पौधे जिस विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में पत्तियों में होता है, बाकी पौधे के अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है पत्तियों के बाद से उसको, और ये प्लांट फिर ग्रोथ करता रहता है उसी के अकॉर्डिंग। आगे जब हम बात करें, इस जंगल में मान लीजिए एक बकरी है, खरगोश है या हिरन है, ये बकरी आकर के इस प्लांट के पत्तों को खाएगी, क्योंकि बकरी होती है शाकाहारी, वो केवल और केवल जो प्लांट्स हैं उनको खाकर ही जो है जीवित रह पाएगी। यानी मैंने एक शाकाहारी जीव ले लिया, बहुत सारे शाकाहारी जीव होते हैं, इसने खा लिया इसको, ठीक। इसके बाद कोई मनुष्य आया या फिर कोई एक शेर आया या कोई ऐसा मांसाहारी जीव आया जो केवल मांस खा सकता है, तो उसने इस बकरी को मार करके खा लिया, इस शेर ने। या शेर से पहले हम मानव को ले सकते हैं, मानव आया तो मानव क्या है, मानव इस प्लांट को, पेड़ पौधे को भी खा सकता है। भाई पेड़ पौधे हम आज भी खाते हैं, जैसे साग सब्जियां जो होती हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स ही तो हैं, प्लांट्स के कॉम्पोनेंट्स ही तो हैं जिनको हम खा रहे हैं। फ्रूट क्या है, प्लांट का ही तो भाग हैं। पत्तियां क्या हैं, प्लांट्स का ही तो भाग हैं। सब्जियां क्या हैं, प्लांट्स ही तो हैं। तो मानव इन प्लांट्स को भी खा सकता है और इस बकरी को भी खा सकता है। शेर मांसाहारी है, ये केवल और केवल मांस ही खा सकता है, ये केवल दूसरे जीवों को खा सकता है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, उनको हम उत्पादक बोलते हैं। प्लांट्स को ही उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर या उत्पादक कौन होंगे, प्लांट्स। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर, और अन्य जीवों पर किस पर, प्लांट्स पर, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, वो कहलाएंगे उपभोक्ता। और वो ऐसे उपभोक्ता जो केवल प्लांट्स पर ही निर्भर करेंगे तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, यानी जो शाकाहारी होंगे। तो बकरी है, तो ये बकरी क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। लेकिन कंज्यूमर में भी अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मानव भी हैं, शेर भी हैं और अन्य जीव भी हैं जो प्लांट्स को भी खाते होंगे, जो इन जानवरों को भी खाते होंगे। तो याद रखिएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी जीवों को हम बोलते हैं, ठीक है। जो शाकाहारी जीव हैं,
शाकाहारी जीव, उनको इंग्लिश में हम हर्बीवोरस बोलेंगे। तो शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे हिरन है, खरगोश है, गाय, भैंस, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता। मानव की अगर हम बात करें तो मानव सर्वाहारी है। सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो पेड़ पौधे और अन्य जीवों को खा सकते हैं, तो मानव सर्वाहारी है। सर्वाहारी तो मानव को किस में रखते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में, सेकेंडरी कंज्यूमर है, सर्वाहारी है, मांस और शाक दोनों खाता है। जैसे बिल्ली, चूहा, मानव, ये सब ओमनिवोर्स हैं, शाकाहारी हैं, और ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। शेर क्या है? ये भी कंज्यूमर है, मानव भी कंज्यूमर है, बकरी भी कंज्यूमर है, सब उपभोक्ता है, लेकिन वो अपने स्थान के अकॉर्डिंग है। अब देखो, ये केवल मांस खाता है, शेर केवल मांस ही खा सकता है, वो साग सब्जी उसको नहीं पचेगी, तो ये क्या है? टर्शरी उपभोक्ता, ये टॉप पर है बिल्कुल, शेर को कोई खा नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये जंगल का दृश्य है, ठीक है। इस जंगल में इस तरह से भोजन पर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह से जब ये जानवर ये सभी मर जाएंगे, इनके मृत शरीरों को खाने वाले सूक्ष्म जीव आएंगे। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगस, और वो पूरे शरीर को गायब कर देंगे, एक तरीके से मिट्टी में मिला देंगे, गायब कर देंगे, और ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड चेन। भोजन एक तरफ से दूसरी तरफ को कैसे पहुंच रहा है, फूड चेन। ऐसा नहीं है इस प्लांट को बकरी खाएगी, कोई यहाँ खरगोश भी आकर खा सकता है, गाय भी खा सकती है, भैंस भी खा सकती है। तो ये होती हैं बहुत सारे। अब बहुत सारी चेन्स ऐसे दिखाई देंगी, कुछ भी चेन बन सकती है उसमें, कोई सा जीव आकर किसी को भी खा सकता है, कोई सा भी जीव आकर किसी प्लांट्स को भी खा सकता है। तो बहुत सारी, एक जंगल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चेन्स आपको फूड की नजर आएंगी, और जब बहुत सारी फूड की चेन नजर आएंगी तो इसको बोलते हैं फूड वेब, वो भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, ये याद रखिएगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये क्या है? सनलाइट, सूर्य है, या सूर्य का प्रकाश है, या सौर ऊर्जा है, या इंसोलेशन, कुछ भी आए ऑप्शन में, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो है समस्त ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। जैसे हमने बताया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया सूर्य की मदद से ही होती है। अगर सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा तो मानव जीवन दुभर है, मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उत्पादक हमने देखे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे क्या होते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को हम स्वपोषी बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो सभी हरे पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और उत्पादक क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक। तो पौधों में भोजन ग्लूकोज यानी C6H12O6 के रूप में एकत्रित होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और जल का ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ, चाहे वो पत्तों में हो चाहे उनके फलों में हो, तो इन पौधों में संचित भोज्य पदार्थ को बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हरे पौधों को हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता हमने देखे, जीव जंतु, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, परपोषी। तो वे जीव जो अपना भोजन हरे पौधों जिसमें प्राथमिक उत्पादक हैं या अन्य जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं, उनको हम जो है परपोषी बोलते हैं। जैसे हेटेरोट्रॉप्स में सभी उपभोक्ताओं को परपोषी कहा जाता है। पहली बात, सभी उपभोक्ताओं को परपोषी कहा जाता है। तो हरे पौधे, झाड़ियां, ये प्राथमिक उत्पादकों को जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं शाकाहारी, और यही शाकाहारी को हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से हैं? बकरी, खरगोश, यानी जितने भी शाकाहारी जीव हों, प्राथमिक उपभोक्ता में ये सब आ जाएंगे। हरे पौधे जो हरे पौधों को खाते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादक तो हमारे पास क्या है? प्लांट्स ही है ना, उन्हीं को खाने वाले। द्वितीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आ जाएंगे, ऐसे जीव जो हरे पौधों और अन्य किसी जीव को भी खा लेते हैं, कछुआ, भालू आदि, मनुष्य, चूहा, बिल्ली, ये सब। तृतीयक उपभोक्ता में सिर्फ मांसाहारी आएंगे, जो केवल दूसरे जीवों को ही खाते हैं, शेर, बाघ, चीता आदि। अपघटक की हम बात कर लेते हैं। अपघटक ऐसे जीव होंगे जो उत्पादक और उपभोक्ता जब ये मर जाएंगे, उत्पादक क्या है? प्लांट्स मर गया, कोई जीव मर गया, शेर मर गया, मानव मर गया, इनके शरीर जब फेंक दिए जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद एक पत्ती गिरी, मान लीजिए पेड़ से एक पत्ती गिरी, ठीक है, ये पत्ती आज जब गिरी तो ये हरे रंग की है, आप इसको कल देखना, उसके बाद देखना, उसके बाद देखना, जब आप इस पत्ती को देखेंगे तो इस पत्ती का रंग धीरे धीरे अलग होने लगेगा, चेंज होने लगेगा ग्रीन से, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसके ये नसें हैं यही दिखाई देंगे, और कुछ दिन बाद ये भी दिखाई नहीं। तो ये क्या हुआ? ये जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, वो इसको खा लेते हैं।
तो इसीलिए वो शरीर गायब हो जाते हैं इनके, ठीक है। तो उत्पादक मरे चाहे उपभोक्ता मरे, उनके मृत शरीर को खाने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स में आप याद रखिएगा जो बैक्टीरिया हैं वो ये कार्य करते हैं, कवक हैं वो ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो विषाणु अपघटक नहीं होते, प्रश्न कई बार आया है इसमें, यह आपको याद रखना जरूरी है, कभी आप तीनों को ही टिक करके आ जाएं। तो विषाणु क्या है, ये अपघटक में नहीं आते, केवल बैक्टीरिया और फंजाई ही आते हैं, ठीक। तो ये वाली जो लिस्ट है, मतलब ये चार्ट है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी हम कर ही चुके हैं। अब देखो फूड चेन पर आते हैं। तो उत्पादक से क्या हो रहा था, प्लांट से क्या है, एनर्जी कहाँ जा रही थी, उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कैसा है, वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी भी हो सकता है। इन्होंने खाया तो इसके बाद जब ये मरे, इनके बाद एनर्जी अपघटक के पास चली गई, ठीक है। तो ऊर्जा कैसे ट्रांसफर हो रही है, इस तरह से, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, ठीक है। हम टेक्निकल शब्दों का प्रयोग यहाँ से करना शुरू कर दें। तो भोजन तथा ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरित हो रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का ये प्रवाह जो है ये एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये प्रश्न कई बार आया है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय या एक ही दिशा या यूनिडायरेक्शन होता है। तो इसको आप समझ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये भोजन तथा ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में जो स्थानांतरण होता है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और पारितंत्र में आप देखेंगे तो अनेक बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं के पारस्परिक संबंधों को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। खाद्य जाल बना के दिखा, जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट को एक कौन खा सकता है, इस प्लांट को गाय खा सकती है, इस प्लांट को भैंस खा सकती है, ठीक है। इस प्लांट को हिरन खा सकती है, ठीक है। खरगोश खा सकता है, ठीक है, खरगोश खा सकता है। अब इस खरगोश को देखिए, तो कोई मान लीजिए यहां पर शेर आ गया, और शेर क्या कर सकता है, वो किसी का भी शिकार कर सकता है, भैंस का शिकार कर सकता है, हिरन का शिकार कर सकता है, खरगोश का भी शिकार कर सकता है, ठीक है। तो किसी में भी जा सकता है। चीता आ जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इस ऑर्डर में खाए, या इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, किसी को भी पहले अटैक कर सकता है। एक सांप आ जाए, ठीक है, तो सांप क्या है, सांप क्या कर सकता है, इस खरगोश पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए टिड्डे इस पर बैठे हैं, तो टिड्डे को मेंढक खा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सारी की सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इन्हीं, जब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो वो खाद्य जाल कहलाती हैं, फूड वेब कहलाती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ऐसे ही जो है, हम कहीं भी जंगल में हो, महासागर में हो, जल में हो, ये सब बना सकते हैं। होगा एनर्जी का ट्रांसफर, भोजन का ट्रांसफर। अब देखो एक लॉ है, इसको बोलते हैं लिंडेमैन का नियम, 10% का नियम, 10% लॉ ऑफ लिंडेमैन। अब देखो इसमें जो भी ऊर्जा उत्पादक से कहां पर जा रही है, उत्पादक से जा रही है कहां पर, उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो पारितंत्र में एक जीव 10% ही ऊर्जा संचित कर पाता है, 90% ऊर्जा का लॉस होता है। तो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही है अगले स्तर में, एक स्तर से अगले स्तर। तो जब जीव स्तर बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी, ठीक है। कैसे, इसको अभी हम यहां पर थे, बहुत सारे प्लांट्स उत्पादक, हमने बहुत सारे प्लांट्स, उत्पादक मतलब प्लांट्स, तो प्लांट्स की संख्या, घास की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी किसी क्षेत्र में। मान लीजिए 10,000 यूनिट है घास की संख्या, और इसको खाने वाले जो हैं वो शाकाहारी, तो इससे कम ही होंगे। और जब ये खाएंगे तो इनसे, उत्पादकों से, प्लांट से जो शाकाहारी में ऊर्जा जाएगी 10% ही जाएगी, तो 1000 यूनिट पहुंचेंगी, और 10,000 यूनिट का, ठीक है। और जब इन शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे तो इनसे ऊर्जा कितनी पहुंचेगी, इनसे ऊर्जा 10% आगे पहुंचेगी, तो यानी 100 यूनिट पहुंचेगी। 100 यूनिट बचे, फिर 100 यूनिट से 10%, तो ऐसे 10-10% करके ये ऊर्जा ट्रांसफर होती जाती है। तो देखिए, अब पारितंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। घास पारितंत्र, आपसे घास पारितंत्र में पूछ सकता है। एक घास में क्या होगा, एक घास पारितंत्र में सबसे शुरुआती पौधा जो प्लांट्स होगा वो घास होगी। घास को टिड्डा खा सकता है, इस टिड्डे को छिपकली खा सकती है, इस छिपकली को सांप खा सकता है, सांप को मोर, यानी ये ऐसा ही ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में ये मतलब फूड चेन चलेगी, ठीक है। वन पारितंत्र में झाड़ियां हैं, झाड़ियों को खरगोश खा सकते हैं, खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर चीता। तालाब में शैवाल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो छोटी मछलियां इन शैवालों को खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, बड़ी मछलियों को सारस, बत्तख के बगुले खा लेते हैं। तो प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल के जंतुओं को देते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारितंत्र पर जीवन को संचालित करता है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम, सन को कहा जाता है, सनलाइट को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार के चक्र हैं जो हमारे पर्यावरण में चलते रहते हैं। जैसे जल चक्र है,
जल चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। तो ये चक्रों का क्या अर्थ है? इन चक्रों के माध्यम से पर्यावरण में पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो पोषक तत्वों का प्रवाह हमारे पर्यावरण में पोषक तत्वों का एक स्तर से दूसरे स्तर में जो प्रवाह होता है, यही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब देखो, जल चक्र पहले समझेंगे। ये महासागर हैं, पृथ्वी के ऊपर महासागर हैं, नदियां हैं या जो भी हैं, जहां पर पानी का स्रोत है, ठीक है। ये क्या होगा, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी पानी के, तो ये पानी क्या होगा, ये जलवाष्प में बदल जाएगा। जलवाष्प में बदल करके ये कहां पहुंचेगा, ये जलवाष्प जो है जब वायुमंडल में पहुंचेगी तो इससे बादलों का निर्माण होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, क्लाउड बनेंगे। और बादलों का निर्माण जब होगा तो वर्षा होगी, ठीक है। वर्षा के रूप में ये जल फिर से नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये फिर से वहीं पहुंचेगा महासागरों में, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से फिर से ये वेपराइजेशन चल रहा होगा। जल जो है ये समंदर का, महासागर का, ये जलवाष्प में बदल रहा होगा, क्लाउड्स बन रहे होंगे, वर्षा हो रही, वर्षा के माध्यम से फिर से नीचे। तो ये क्या है, ये जल का चक्र है। जल एक चक्र में जितना ऊपर पहुंच रहा है उतना ही वापस आ जा रहा है, ठीक है। इसका होना भी आवश्यक है। कार्बन चक्र में क्या होता है, वायुमंडल में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ज्यादा विद्यमान है, ठीक है, कार्बन। तो कार्बन चक्र कैसे होता है, देखिए, CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही विद्यमान है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा सांस के द्वारा छोड़ी जाती कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में जाती है। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद में वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। और इसी के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट से मिलते हैं ये मानव लेता है। तो इसी तरह से ये चक्र आगे चलता रहता है। जब इसकी डेथ होगी इस मनुष्य की, तो ये मृत जब डेड होगा तो इसके जो अंदर कार्बन पदार्थ होंगे वो सारे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, अब घटकों के द्वारा मिट्टी में। और ये मिट्टी उन पोषक तत्वों को इस मिट्टी से इन पोषक तत्वों को ये प्लांट्स ले लेगा। तो इस तरह से कार्बन का भी चक्र चलता रहता है। तो प्राथमिक उत्पादक द्वारा कार्बन का ग्रहण CO2 के रूप में किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। समस्त जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बन का स्रोत है ये, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो जीवों के मृत कार्बनिक पदार्थ CO2 वातावरण में मुक्त एक तरीके से हो जाते। इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अब इस नाइट्रोजन को मैं या आप या मनुष्य, कोई जीव डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रयोग में नहीं लाई जाती डायरेक्टली, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी दूसरी फॉर्म्स को प्रयोग किया जाता है। तो पौधों में पौधे जो है नाइट्रोजन को मिट्टी से जो है एक तरीके से नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स ले लेते हैं। इस नाइट्रोजन को जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं, दालों वाले पौधे, जैसे उड़द की दाल, ठीक है, दाल का कोई भी पौधा हो सकता है, मटर वाला पौधा हो सकता है, उड़द वाला, मूंग वाला, उन पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ले लेता है और इसको नाइट्रेट में बदल देता है। और ये नाइट्रेट जो है ये पौधों के लिए पोषक तत्व, जब मिट्टी में मिला देगा इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके, तो ये पौधा इस नाइट्रेट को ले लेगा, पोषक तत्व, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहले इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, ठीक है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को पहले अमोनियम आयन में बदला जाता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? देखिए, जो जीवाणु की हम बात कर रहे थे लेगुमिनस क्रॉप्स में मिलते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोटोबैक्टर है, क्लोरोबियम है, ठीक है, क्लैब्सिएला है, नील हरित शैवाल है, रोडोस्पाइरम। तो इनमें से राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में अगली यूनिट हमारी है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस सेशन से अभी जुड़ रहे हैं, क्लास को यदि लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। आइए समझते हैं सबसे पहले वायुमंडल क्या है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें विद्यमान रहती हैं। हमें पता है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो हमारे चारों ओर ही उपस्थित हैं। इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी गैस कहाँ पर है। तो सारी गैसें आपस में क्या होती हैं, यहाँ पर
वायुमंडल सारी गैसें हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है और मिक्स्ड फॉर्म में है, मिश्रित फॉर्म में है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत या पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी पर या पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के मिश्रण को वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। तो क्या है वायु? वायु आपसे पूछता है, वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस है वायु। ये प्रश्न कई बार पूछा है, मिक्सचर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें वायु हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसें पाई जा रही हैं, तो गैसें कौन कौन सी हैं वायुमंडल में? तो देखिए, गैसों के अलावा और कुछ भी है कि वायुमंडल में? बिल्कुल है। एक तो गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन आदि। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, मीथेन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मीथेन। जितनी भी गैसें हो सकती हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा निलंबित कणकीय पदार्थ भी होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, मृदा के कण हैं, रेत के कण हैं, नमक के कण हैं, पराग कण हैं, कालिक हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.03% और ऑक्सीजन जो है 29.95%। अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो यही दो गैसें ऐसी हैं जो 99% भाग बना रही हैं। अगला है आर्गन। आर्गन तीसरे नंबर की गैस है, 0.93% आर्गन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आती है चौथे नंबर पर, 0.036%। याद रखिएगा, ये चारों तो आप जरूर याद रखिएगा। प्रथम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद हीलियम, इसके बाद नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? भाई नाइट्रोजन को मनुष्य, मानव, हम लोग जीव ऐसे तो लेते नहीं है उसको सीधे। जीवधारियों में जो प्रोटीन होती है, हमारे अंदर जो प्रोटीन का निर्माण है, उसके लिए जो है, प्रोटीन के लिए, उस प्रोटीन, जीवधारियों में जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, जो प्रोटीन है, आप जानते हैं प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्लों से, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अन्य गैसों की देख लेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आग को तेजी से फैलने से भी ये रोकती है, यानी आग यानी दहन को नियंत्रित करती है। N2 आग के प्रसार को रोकती है। ठीक है, वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, इसको मिट्टी में मिलाया जाता है राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया द्वारा, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय दाब का मुख्य घटक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? विभिन्न गैसें जो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हैं, वो जब पृथ्वी के धरातल पर दाब लगाएंगी, दबाव बनाएंगी, इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इसका मुख्य घटक है। ठीक है, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल दाब घटता जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो गैसों की मात्रा कम होती जाएगी। थिएटर वगैरह में आपने देखा होगा कृत्रिम धुएं, आर्टिफिशियल स्मोक वगैरह होते हैं, मतलब धुएं जो उठाते हैं स्टेजेस में, वो उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। द्रवित नाइट्रोजन जो है कोशिकाएं, जो टिश्यूज हैं, जो स्पर्म्स हैं, इनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए भी यूज की जाती है। ऑक्सीजन आप जानते हैं जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो भी जटिल भोजन हम खाते हैं वो एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। आग जलाने में सहायक होती है O2, आग बुझाने में सहायक होती है या आग का प्रसार रोकने में जो सक्षम होती है वो N2 होती है। आर्गन वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है ये। ट्यूबलाइट में प्रयोग करते हैं इसका। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप जानते हैं, ये पौधों, जो पेड़ पौधे हैं, वो CO2 की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं। CO2 गैस अणुओं को बुझाने में भी सहायता करती है और ये CO2 एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करती है। आगे पढ़ रहे होंगे इस इफेक्ट को, क्या है ये। हाइड्रोजन की बात करें, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कैलोरी ऊर्जा हाइड्रोजन को जलाने पर ही प्राप्त होती है। हीलियम गैस वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस, ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर आती है हाइड्रोजन के बाद में। मीथेन गैस, ये गोबर जो बायोगैस होती है, इसको बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, मार्च गैस कहते हैं, हरित गृह गैस कहते हैं। ये धान के खेत जो होते हैं वहां से सबसे ज्यादा निकलती है। गाय भैंस
जो होते हैं जुगाली करने वाले पशु, आपने देखा होगा कट च्यूइंग करते रहते हैं जानवर, अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो ये उनके मुंह से जो गैस बाहर आती है गाय भैंस के या जुगाली करने वाले पशुओं के, ये मीथेन गैस होती है। ठीक है, ओजोन क्या है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, समताप मंडल में मिलती है एक्चुअली। आगे पढ़ेंगे। O3 जो है या ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन छिद्र जो है वो फॉरमैन और गार्डनियर ने इसका पता लगाया था, जो अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है। इसी को लेकर 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी इसको जानते हैं, कनाडा में हुआ था। और इसी दिन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में इसको तय किया गया था। अब देखो यहां पर क्या है, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। हमने संगठन देख लिया, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान। तो वायुमंडल में जैसे हम पृथ्वी की सतह पर हैं और पृथ्वी की सतह से यदि आप वायुमंडल में हाइट पर, ऊंचाई पर जब चलने लगेंगे तो आपको यहां पर अलग अलग तापमान महसूस होगा और इन्हीं तापमान के परिवर्तन के अनुसार इन अलग अलग परतों का निर्धारण किया जाता है वायुमंडल की। समझे, यानी इनका निर्धारण जो किया जाता है वायुमंडल की परतों का, वो तापमान परिवर्तन के अनुसार किया जाता है। जैसे जैसे अब आप ऊपर जाएंगे तापमान में या तो कमी होगी या अधिकता होगी। ऐसा नहीं है कि यहां से ऊपर जाने पर तापमान समान ही रहेगा। तो पृथ्वी से कितनी हाइट तक वायुमंडल पाया जाता है? वायुमंडल पाए जाने का मतलब गैसें कहां तक पाई जाती हैं? ऐसे तो 10,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर हाइट पर 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है या गैसें पाई जाती हैं। लेकिन ये गैसें सर्वाधिक आपको निचली लेयर्स में ही ज्यादा पाई जाती हैं। ऊपर धीरे धीरे सांद्रता इनकी कम होती जाती है। और इसी तापमान में परिवर्तन के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है। पहली परत है जो पृथ्वी के सीधे संपर्क में, क्षोभ मंडल। दूसरी समताप मंडल। तीसरी मध्य मंडल। चौथी आयन मंडल और लास्ट में अंत में है बाह्य मंडल। एक एक करके इन लेयर्स को समझेंगे। ट्रोपोस, इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। पहली लेयर है क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी के सीधे संपर्क में। पृथ्वी पर यदि आप देखोगे, पृथ्वी पर ये 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर की हाइट तक होती है। इसी को मिश्रण मंडल भी कहा जाता है और इसी को परिवर्तन मंडल, पहली लेयर की बात करें परिवर्तन मंडल, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादलों का बनना, बारिश का होना, बिजली कड़कना, तूफान आना, ठीक है, भूकंप आना, वो पहली ही लेयर में आ जाते हैं। इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप यहां से पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ये पहली लेयर में हम चल रहे हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, तापमान जिस तरह से घटता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप पतन दर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प जो है, वाटर वेपर, वो 5% तक पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आपको भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सूर्य का जो तापमान है ज्यादा मिलता है वहां पर। इसीलिए जो महासागरों वाले हिस्से हैं वहां से वेपराइजेशन होती है और क्या है, वेपर जो है, ये क्या है, जलवाष्प जो है एक तरीके से वायुमंडल में ज्यादा पहुंचती है। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। पहली लेयर की हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की, यह है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सीधे संपर्क में है, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के सीधे संपर्क में होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर जो है इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये हैं पोल्स, ध्रुव हैं। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ऐसे, और यहां पर आप देखोगे इस तरह से ज्यादा होती है यहां पर। ठीक है, यहां 18 है ये और ये 8 है। इस तरह से आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। धूलकण तथा जलवाष्प इसी परत में ज्यादा मिलते हैं और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओस, पाला, तूफान, वर्षा, बिजली, मेघ गर्जन, ओलावर्षण, ये सब इसी क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। ऐसे करके प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए यहां पर आपको बताया गया है। क्षोभ मंडल में तापमान घटता जाता है। जैसे ही आप 165 मीटर की हाइट पर पहुंचेंगे 1 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी, और जैसे ही 1000 मीटर की हाइट पर पहुंचेंगे या 1 किलोमीटर की हाइट पर तो 6.5 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ प्रति 1000 किलोमीटर जाने पर, प्रति 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगी। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो है, लास्ट जो है, उसको बोलेंगे क्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज। इसके बाद आती है दूसरी परत।
18 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक पहली वाली जो थी परत थी। अब उसके बाद आती है समताप मंडल, दूसरी लेयर उसके ऊपर, तो ये 50 किलोमीटर तक की हाइट तक होती है। 8 किलोमीटर से लेकर के या 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की हाइट तक ये वायुमंडल की दूसरी परत पाई जाती है, क्षोभ सीमा से ऊपर। तो इसकी औसत ऊंचाई 20 किलोमीटर होती है। अब ओजोन समताप मंडल की हम बात कर रहे हैं, तो समताप मंडल की दूसरी लेयर है ये वायुमंडल की, सेकेंड लेयर आफ्टर क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फियर, और उसमें ही पाई जाती है एक बहुत महत्वपूर्ण गैस जिसको हम जानते हैं O3 यानी ओजोन के नाम से। समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है ये 50 किलोमीटर तक है ये लेयर पूरी और कंप्लीटली, और 10 अगर आप देखेंगे 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हाइट जो है वो हमें पूरे समताप मंडल की मिलती है, लेकिन उसमें 15 से 35 किलोमीटर की हाइट तक हमें ओजोन परत मिल जाती है, जिसको हम ओजोन मंडल कहते हैं या ओजोन लेयर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन मंडल या ओजोन लेयर, समताप मंडल, ये 15 से 35 किलोमीटर की हाइट तक मिल जाती है। ओजोन गैस की खोज जो है वो डॉप्सन के द्वारा की गई थी, डॉप्सन महोदय ने की थी इसकी खोज। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इस परत में तापमान की सामान्य ह्रास दर जो चल रही थी वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहां ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है, सेकंड लेयर में तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने का कारण यहां पर ओजोन गैस है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं ओजोन गैस को करती हैं अवशोषित। ठीक, अब यहां पर कोई भी जेट नहीं उड़ाया जाता है, सॉरी, यहां पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है सेकंड वाली लेयर में। ठीक है, और जो जेट और हवाई जहाज आदि हैं वो इसी लेयर में इसलिए उड़ाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है जेट हवाई जहाज आदि उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल मंडल कौन सा है? समताप मंडल। अब वर्तमान में इस लेयर का उपयोग जो है और तरह से भी किया जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो बाहरी लेयर में सबसे स्थापित किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो समताप मंडल है उसका उपयोग जो स्ट्रेटेलाइट एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसे सैटेलाइट्स इसी लेयर में लगाए जाएंगे जो बाहरी पहले एक्सोस्फीयर में लगाए जाते थे। ठीक है, बाकी इसी पर अभी कार्य चल रहा है। तो ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस, ओजोन परत या ओजोन गैस के कार्य क्या होते हैं? ये सूर्य से जो यूवी रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसको अवशोषित कर लेती है। अगर ये सीधे हमारी स्किन पर या जीवों के स्किन पर गिर जाए तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, तो ये हमारी रक्षा भी करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, डॉप्सन यूनिट में एक डॉप्सन यूनिट होती है 0.01 mm, ओजोन की मोटाई है ये। सबसे ज़्यादा गैसों का मिश्रण कहाँ पर पाया जाता है? मतलब क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ये प्रश्न पिछले उसका। इसके बाद आ जाती है, मतलब समताप मंडल के बाद में अगली लेयर है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर हाइट तक मिलती है। इस वाली लेयर में जब हम चलते हैं तो इसमें वृद्धि के साथ जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इसमें तापमान में कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि यह जो है नीचे से गर्म होता है और उसके ऊपर से आप देखेंगे तो तापमान गिरता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो तापमान है गिरते गिरते -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आपसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत पूछेगा तो आप इसी का नाम लेंगे। ठीक है, अब जैसे अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं जब मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। जैसे उल्का पिंड है, पृथ्वी के वायुमंडल में भाई जितने पिंड हैं वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो जैसे ही कोई पृथ्वी अगर किसी उल्का पिंड को अपनी ओर खींच रही होती है, उसके आकर्षण बल ज़्यादा अधिक हो जाता है और वो अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है। ऐसा उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है और जब वो इस परत में पहुंचता है मध्य मंडल में, तो यहीं पर जल करके वो नष्ट हो जाता है। और जो नष्ट नहीं होते हैं जल करके वो पृथ्वी की सतह पर आ गिरते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? उल्का पिंड। अगली लेयर है आयन मंडल, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। एनसीईआरटी जो बुक है वो इसकी जो हाइट बताती है उसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स लिखती हैं इसको 640 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। रेफरेंस हमें एनसीईआरटी का लेना है। यदि ऑप्शन में 400 किलोमीटर ना हो तो 640 को आप ऑप्शन में चुन लेंगे। और आयन मंडल में कई सारी परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी परत हैं इसमें? देखिए, इसमें जी परत है, एफ परत है, ई परत है, डी परत है। डी, ई, एफ और जी परत भी इसमें होती है। ठीक है, डी, ई, एफ, जी परत भी इसमें होती है। अब आयन मंडल की जो अलग अलग से लेयर्स हैं, तो देखो ये 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 99 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। कौन सी?
डी परत, और ये दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है सूर्य से आने वाली। ठीक, अगली है ई परत। ई परत जो है ये पाई जाती है 99 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऐसी ही ऊपर वाली लेयर्स हैं। तो ई परत जो है मध्य रेडियो तरंगें होती है उनका परावर्तन करती है। एफ परत जो है लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। और ई परत में एक घटना देखने को मिलती है अरोरा की घटना, अरोरा बोरियोलिस की घटना। तो याद रखिएगा आयन मंडल जो है, आयन मंडल की परतें विभिन्न रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, जिससे रेडियो प्रसारण जो हम हैं आसानी से सुन पाते हैं। तो रेडियो संचार के लिए आयन मंडल, आयनोस्फीयर परत का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अरोरा की घटना, इसको भी देख लेते हैं। आयन मंडल में होती है, याद रखना। ये देखो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इसके साथ ही अब पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है पृथ्वी का, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल यहां होता है, और ये होता है साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, पृथ्वी में चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबक की तरह भी कार्य करती है। तो पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल ये किसका है? पृथ्वी का। यानी ये हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। मान लो सूर्य है और सूर्य से जो आवेशित कण है, सूर्य के आवेशित कण जो हैं ये इधर की तरफ आने लगते हैं, पृथ्वी की तरफ जब आते हैं सूर्य के आवेशित कण, जिनको हम सौर पवन कहते हैं, जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ये पृथ्वी की सतह से टकरा नहीं पाते। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का, ये इनको विक्षेपित कर देता है। यानी जब ये आवेशित कण पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इन आवेशित कणों को ये ध्रुवों की ओर भेज देता है, ध्रुवों की ओर भेज देता है। सतह पर ना पहुंच के ये ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ये आवेशित कण सूर्य से आने वाले। और इसके कुछ कण जो हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, पृथ्वी के साउथ मैग्नेटिक पोल में जो है, पोल के पास जो आयनोस्फीयर है वहां की गैसों में ये एक तरीके से पहुंच जाते हैं, वहां की गैसों से क्रिया करते हैं, और वहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के जो अणु होते हैं उनसे जब क्रिया करते हैं आयनाइजेशन की अवस्था में, तो यहां पर एक चमक पैदा होती है, नॉर्थ पोल पर भी, साउथ पोल पर भी। तो नॉर्थ पोल पर जब ये घटना होती है उत्तरी ध्रुव पर, तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जब दक्षिणी ध्रुव पर होती है इसको बोलते हैं अरोरिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा आप। इसके बाद अंतिम लेयर आती है बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो बहिर्मंडल का विस्तार हम या तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 400 किलोमीटर के बाद से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में 1000 किलोमीटर की हाइट तक सिमट जाता है। ठीक है, यहां ज्यादा सघनता मिल जाती है। इसके अगर देखेंगे इसके पश्चात, मतलब 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर के बाद में जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाता है। अब जब एक्सोस्फीयर में आएंगे तो यहां पर तापमान बढ़ करके 5700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वायु इतनी ज़्यादा मतलब वायु में अगर आप देखेंगे यहाँ गैसों की मात्रा इतनी कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, जिससे यहाँ पर बढ़ा हुआ तापमान महसूस नहीं किया जाता। तो ये परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं अलग अलग देशों के द्वारा भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह इसी लेयर में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं अब इनके। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में 78% और 21% नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के 99% बनाती हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस ऑर्गन है, चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, पांचवें नंबर पर अन्य गैसों में सारी आ जाएंगी। वायुमंडल में 2 तत्व हैं, स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा स्थायी रहती है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अस्थायी पर नॉन परमानेंट है। ठीक है, नॉन परमानेंट, इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में अगली यूनिट, अगला चैप्टर हमारा है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को यदि आप में से किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए पॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पॉल्यूशन जो मानव क्रियाएं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, उन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अगर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है या ह्रास आ रहा है तो इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण के जिस हिस्से में, चाहे वायु में हो, चाहे स्थल में हो, चाहे जल में हो, इनमें से किसी की भी गुणवत्ता में कमी मानव एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आती है तो वो क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। तो मानव और प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अनावश्यक अनुपयोगी पदार्थों को जब पर्यावरण में मिल जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है ये। अब जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। अब इसमें कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषकों पर प्रश्न आता ही आता है, इनमें से कौन से प्राथमिक हैं? तो वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा NH3, CO2, DDT, NO2, ये सब अपने उसी अवस्था में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के साथ अभिक्रिया करके बन जाते हैं नए फॉर्म में, जैसे स्मोग है, फोग कोहरा और इस धुएं को मिलाकर के बनता है स्मोग, जैसे ओजोन है, पैन है, ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, H2SO4 है, ये सब क्या हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। प्रदूषण के प्रकारों पर प्रश्न आता है, जिसमें पहला प्रकार है एयर पोल्यूशन। अगर वायु में कोई कण अथवा विषाक्त गैस मिल जाती है तो वायु कंटेमिनेट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु में कौन कौन से ऐसे गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, CFC, स्मोग आदि मिल जाते हैं, तो वायु प्रदूषित होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है इसके, देखिए ये निकलती है जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उनसे निकलती है। ये जीवाश्म ईंधनों को जब हम जलाते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। वनों को काटते हैं तो भी जो है CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ईंधन हम जलाते हैं, ठीक है, उसके जलने पर निकलती है ये। इसके अलावा सिगरेट के धुएं से निकलती है, स्वचालित वाहनों से निकलती है, लकड़ी के ईंधन से निकलती है, ठीक। CO2 का सर्वाधिक उत्पादन जो है परिवहन, जो वाहन होते हैं इनसे निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड 76%। CO को दम घोटू गैस भी कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे अंगीठी वगैरह जला करके सोते हैं सर्दियों में घर में और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो ये गैस उसमें ही विद्यमान रहती है पूरे कमरे में, और ऐसा होता है कि इससे दम घुटने लगता है, जिससे मौत भी हो जाती है। तो CO इसलिए दम घोटू गैस कहलाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाहनों से निकलती हैं। ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड नमी से क्रिया करके HNO3 बना लेते हैं, जो अम्ल वर्षा के साथ गिरती हैं। सुपरसोनिक जेट से निकलने वाली NOx जो है ओजोन परत को भी कम करती है, इसलिए क्या कर रही हैं, ये वायुमंडल में वायु की गुणवत्ता को कम कर रही हैं, इसलिए पॉल्यूटेंट्स में आते। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आप देखेंगे 20% वायुमंडल में अगर आप देखेंगे इसका प्रभाव मिलेगा। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से निकलती है ये, कोयले वाले प्लांट से, जो तेल शोधन शालाएं, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उनसे निकलती है। SO2 क्रैकिंग गैस कहते हैं इसको। मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनसे SO2 निकलती है, जिस वजह से पास में ही आगरा है, और आगरा में जो ताजमहल है, मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाली जो SO2 है वो आगरा में स्थित जो ताजमहल है इसके रंग को धीरे धीरे पीला कर रही है, क्योंकि अम्ल वर्षा के साथ SO2 नीचे आती है H2SO4 की फॉर्म में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसके स्रोत स्प्रे कैंस होते हैं, एयर कंडीशनर्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर फोम्स आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है। तो CFC उत्सर्जन से वायुमंडल में पहुंचने के बाद ये ओजोन परत का ही लॉस करती है। ओजोन परत का लॉस होता रहेगा तो UV रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी, जो हमें नुकसान करती है हमारे शरीर। स्मोक देखिए, वायु प्रदूषक जो दृश्यता को कम करता है, इसमें हमें धुंध बनने लगती है, दिखाई नहीं देता है, ठीक। वायु प्रदूषण नियंत्रण, अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए साल 1981 में एक कानून लाया गया, ठीक है, 1981 में। इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। फ्लाई ऐश जो होती है उसमें एल्यूमिनियम और सिलिका की मात्रा होती है। अब कार्बनिक ईंधन को जलाने पर जो ठोस सूक्ष्म कण उत्पन्न होते हैं उनको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। अगला प्रदूषण है जल प्रदूषण। जल की गुणवत्ता जब कम होने लगती है किसी तत्व के, किसी पदार्थ के मिल जाने के कारण, तो जो है वो जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे सीवेज की समस्या, गांवों और शहरों से जो सीवेज निकलती हैं, गंदे नाले, नदियाँ, गंदे नाले वगैरह निकलते हैं, उनका जो रुख है या उनको जो है एक तरीके से नदियों या तालाबों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी कंटेमिनेट होता है। तो नदियों, तालाबों, महासागरों के जल में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तब भी जो है जल प्रदूषण कहलाता है। गंगा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है कानपुर में देखने को मिलता है हमें। तेल का रिसाव भी, या तेल अधिप्लाव इसको बोलते हैं, ऑयल स्पिलेज, इससे भी जल प्रदूषण होता है। जल की सतह पर यदि तेल फैल जाए तो वो तीव्र गति से फैलता हुआ जाता है, जो कि समुद्री जीव जो होते हैं जिसकी वजह से मरने लगते हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हम कर लेते हैं। किसान जो अपने खेतों में फसलों को खराब होने से बचाने के लिए जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैसे DDT वगैरह, उससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है और जो पानी के साथ वो बह करके आगे चले जाते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव, अब देखो इसमें जापान का जो समुद्र तट है वहाँ पर एक पारा विषाक्त, जो मरकरी पॉइजनिंग की घटना देखी गई थी। तो वहाँ पर जो है मरकरी जो है जापान के समुद्र तट पर जो है वहाँ पर सागर में मिल गया, जिस वजह से वहाँ की जो मछलियों को जब लोगों ने खाया तो मछलियों को खाने से जो मरकरी की मात्रा है वो लोगों में पहुँच गई, और इसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। तो ऐसे पारायुक्त जल को ग्रहण करने से मिनीमाता रोग होता है। ये जापान का टर्म है, या जापान में ये रोग देखा गया था, पारा, ठीक है, पारे की वजह से। मिनीमाता रोग क्या है? पारा युक्त जल का सेवन करने से, ठीक है। पारा मिल जाने के बाद दूषित हो जाता है जल। पाटन चेरू आंध्र प्रदेश में जगह है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण भूमिगत जल में चले गए, जिससे कुओं का जल भी और नलों का, हैंडपंपों का जल भी जो है प्रदूषित हो गया। तो जल प्रदूषण
के कारण संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा भी, जल प्रदूषण, कंटेमिनेटेड जल पी लेंगे तब भी हो जाएगा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, पेचिश आदि ये प्रदूषित जल पीने से होता है। ठोस प्रदूषकों से युक्त जल का सेवन करने से देखो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एस्बेस्टस युक्त जल पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, इसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है, अभी देखा है हमने। नाइट्रेट अगर किसी जल में मिला हुआ है तो तब भी जल प्रदूषित है, ऐसे जल को पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। कैडमियम युक्त जल पीने से इटाई नामक रोग होता है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैक फूट होते हैं। सीसा युक्त पानी पीने से एनीमिया। हैजा प्रदूषित जल पीने से होता है और ये जो है विबरियो कोलेरिया नामक जीवाणु की वजह से होता है। आगे हम बात करेंगे प्रदूषित जल में जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो जनन करती है, बच्चों को प्रजनन करती है, तो मादा एनाफिलीज वाहक होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का। आर्सेनिक जो है पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने पर जो है पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। अगर मान लो आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, सामान्य जल रहेगा वो, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जल कंटेमिनेट हो। दूसरा एक टर्म आपने सुना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इसको बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग। जो पानी में जीव रहते हैं उन जीवों के उपयोग के लिए जो ऑक्सीजन की जिस मात्रा की आवश्यकता होती है वो BOD कहलाती है। घुलित ऑक्सीजन क्या होती है? जो पानी में घुलित ऑक्सीजन होती है, ठीक है। गंगा जल में प्रदूषण देखा गया तो गंगा जल में एक वायरस पाया जाता है, इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो गंगा में जो भी गंदगी होती है ये क्या करता है? उसको खा जाता है एक तरीके से, तो गंगा के जल को स्वच्छ रखता है ये बैक्टीरियोफेज। आप देखते हैं गंगा जल जो है बहुत समय तक भी खराब नहीं होता है, वो इसी की वजह है कि वो बिल्कुल स्वच्छ जल होता है। इसी के लिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम आया था 1974 में। मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी में अगर कंटेमिनेट या कोई रासायनिक पदार्थ ऐसे मिल जाएं जो मिट्टी की गुणवत्ता को, उर्वरता को कम करते हैं तो मृदा प्रदूषण है। जैसे हम रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हम अपने खेतों में यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो उससे उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तब भी मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उद्योगों से निकलने वाले पदार्थ खेतों में पहुँचते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है इससे। अब जैवनाशी रसायन किसको कहते हैं? देखिए जो मृदा में उपस्थित जीव बैक्टीरिया की मृत्यु है, जो भी हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और मृदा में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया होते हैं, इन कीटनाशकों के प्रयोग से उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं आपने देखा होगा, वो भी जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा रहे थे, तो उर्वरता में इससे कमी आती है। तो जैवनाशी जो रसायन हम यूज़ करते हैं इनको रेंगती मृत्यु कहते हैं, क्रीपिंग डेथ कहते हैं। अंत में है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। अत्यधिक शोर और अनुपयोगी ध्वनि की श्रेणी में जो भी ध्वनि आएगी उसको ध्वनि प्रदूषण में रखते हैं। अच्छा, ध्वनि की मापने की इकाई होती है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड या ध्वनि की मापन को डेसिबल से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ध्वनि स्रोत और ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ से कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? मनुष्य द्वारा जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में ध्वनि तीव्रता जो होती है वो 10 डेसिबल होती है। पत्तियों की खड़खड़ाहट से 10 डेसिबल की आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। सामान्य बातचीत में भी 60 डेसिबल की होती है। तेज वर्षा में 55 से 60 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनें वगैरह चलती हैं तो 85 डेसिबल। जोर से चिल्लाने पर 90 डेसिबल। स्वचालित वाहन जो शेर की गड़गड़ाहट है वो 80 डेसिबल आवाज़ प्रोड्यूस कर देती है। जेट होते हैं उनसे 140 से 160 डेसिबल तक आवाज़ निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट से 190 डेसिबल। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 190 डेसिबल की होती है। ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो जेट प्लेन का जरूर होगा, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यानी मनुष्य के लिए कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ध्वनि की आवृत्ति को, साउंड को हम हर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको हम या मनुष्य सुन सकता है। इसी को ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर कम आवृत्ति की, 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की जो इंफ्रासोनिक साउंड होती हैं उनको हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि जो है 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है जिनको हम नहीं सुन पाते। तो हम मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन पाता है। 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता की अगर हम सुनते हैं तो हमारी सुनने की शक्ति कम होने लगती है। दीर्घ अवधि या ज़्यादा लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर होता है। मांसपेशियों में तनाव होता है इससे। एक टर्म आपने सुना होगा ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर क्या है? जो ध्वनि प्रदूषण होता है, सड़कों के किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं डिवाइडर में और किनारों पर। तो ये पेड़ क्या करते हैं, जो वाहन चल रहे होते हैं सड़कों पर उनसे निकलने वाली साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसीलिए इस शोर को अवशोषित करने के कारण इनको ग्रीन मफलर बोलते हैं। ग्रीन है पेड़, मफलर मतलब ये रोक रहे हैं किसी चीज को। तो हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 डेसिबल से 15 डेसिबल तक ये कम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? आपको उत्तर करना है ध्वनि प्रदूषण से। इसके अलावा रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी होता है। इसकी इकाई होती है रोएंटगन। 1797 में अमेरिका में 3 माइल आइलैंड और इसके अलावा 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जब लगाया गया तो यहाँ पर एक घटना हुई जिसको रेडियोधर्मी प्रदूषण हम कहते हैं। यहाँ पर जो इस संयंत्र से उठने वाली घटना हुई थी तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से हुई थी। ठीक है, इस प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्रों में हानिकारक परिवर्तन देखे जाते हैं, म्यूटेशन देखा जाता है। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर बम गिराए गए थे, जिससे निकलने वाली रेडियोधर्मी विकिरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वहाँ के लोग। आज भी कुछ कुछ वहाँ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित कानून या संगठनों को। ठीक है, तो पहले यदि हम बात करें, देखिए पर्यावरण से संबंधित संगठनों की बात कर लेते। कभी कभी इनके हेडक्वार्टर्स पर प्रश्न आ जाता है। यूएनईपी, ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत पूछता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1900, इसका हेडक्वार्टर देखो, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी यानी केनिया में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। पर्यावरण के संदर्भ में निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है यूएनईपी। केनिया नैरोबी में है, 1972 में स्थापना की। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये भारत का है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी, ये याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत जब ये गठन हुआ तो इसी के अंतर्गत सीपीसीबी के अंतर्गत जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया। उसी के अंतर्गत वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 बनाया गया। इसी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003 में बनाया गया। और इसी के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। एक संस्था है IUCN, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म पूछता है बहुत इसकी। 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और IUCN करता क्या है, इसका कार्य भी पूछा हुआ। IUCN विश्व भर में जाकर के पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की प्रजातियों का आकलन करता है कि कौन कितने खतरे में, कौन इस पृथ्वी से बिल्कुल विलुप्त हो चुके ऐसे जीव हैं। ठीक है, तो ये लाल सूची में प्रकाशित होती हैं। और लाल सूची में कुल मिलाकर के 9 कैटेगरी होती हैं। एक्सटिंक्ट, इसका मतलब होता है विलुप्त, जैसे डोडो डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं तो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, EW से प्रदर्शित करते हैं, जंगल से विलुप्त हुई प्रजातियों को देखा जाता है इसमें, लेकिन वो कहीं चिड़ियाघर आदि में संरक्षित होती हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो घोर संकटग्रस्त होती हैं, ये एक तरीके से जंगल से विलुप्त होने की कगार पर आती हैं। इंडेंजर्ड संकटग्रस्त होती हैं। वल्नरेबल असुरक्षित, नियर थ्रेटन्ड संकट निकट, लीस्ट कंसर्न संकट मुक्त, डेटा डेफिशिएंट जिनके आंकड़े नहीं होते, नॉट इवैल्यूएटेड अनाकलित होते। नीरी एक संस्था है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। 1958 में इसकी स्थापना की गई, नागपुर महाराष्ट्र में। ये बहुत आता है प्रश्न, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत आती है। NGT के बारे में पूछता है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र, कोलकाता में 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में देहरादून में इसकी स्थापित किया गया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कारी, इसको बरेली के इज्जत नगर में बनाया गया। ये भी प्रश्न आ जाते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ अनुच्छेद क्या है हमारे संविधान में। तो संविधान का भाग 3 बताता है फंडामेंटल राइट्स को, और स्वच्छ जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, जो आर्टिकल 21 के तहत है। तो जीवन का अधिकार दिया गया है, तो इसमें ही स्वच्छ पर्यावरण में रहने का, सांस लेने का अधिकार भी मिलता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। इसमें अनुच्छेद 48 का है, ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये राज्य की ड्यूटी है आर्टिकल 48 ए में। इसके अलावा 48 भाग 4A में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी हैं। तो इसमें आर्टिकल 51A में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा इनकी रक्षा करना। ठीक, दोनों के डिफरेंस याद रखेंगे। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48।
इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से जारी किए गए या संसद के द्वारा पारित किए गए? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 आया, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया, और सबसे अंत में इनमें आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसमें लगभग आधे से ज्यादा संविधान में परिवर्तन किए गए और 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर के संवर्ती सूची में डाला गया। ठीक, अब इसमें कौन कौन से 5 विषय थे? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो इसमें वन और वन्यजीव ये दोनों पर्यावरण से संबंधित हैं। ये अब काहे के विषय हैं? कौन सी सूची में है? ये राज्य सूची से ये संवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। तो इन पर वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और वन को लेकर के कोई भी नियम कानून जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है या राज्य सरकारें बना सकती हैं। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी समझौते हुए, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, इसका स्टॉकहोम में ये किया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम में किया गया था। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय यही लिया गया था। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में, और स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान यूएनईपी का ही जन्म हुआ था 1972 में। ठीक है, हेलेंस्की सम्मेलन, ये हेलेंस्की फिनलैंड में है, 1974 में आयोजन हुआ था इस सम्मेलन का। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इसको सम्मेलन को बुलाया गया था। लंदन सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन लंदन में किया गया था समुद्री कचरे के निस्तारण के। वियना सम्मेलन हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 16 सितंबर 1987 को हुई थी। ओजोन दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उनके उत्पादन में कमी लाने के लिए। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ सम्मेलन को, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, यहाँ पर हुआ था 1992 में। पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों को तैयार करने के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया, और क्योटो प्रोटोकॉल भी आया था 1997 में, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में अगली यूनिट है हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवक्रमण या पर्यावरण अपकर्ष इसको हम बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मानव की गतिविधियां, इसके मानव की गतिविधियों के द्वारा ही पर्यावरण में क्षति पहुंचती है। तो मानव की गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में हुई क्षति या प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में जो कमी आती है, इसी को हम पर्यावरण अवक्रमण कहते हैं। ठीक है, कुछ हम इसको जोड़ के देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से। आइए आगे बात करते हैं। तो पर्यावरण अवक्रमण के क्या क्या प्रभाव हैं? जैसे आप देखिए डिफॉरेस्टेशन, जब आप वनों को काटते हैं, वनों को काटने से या जंगलों को काटने से, इसका मतलब जंगलों को काटना या वनों को काटने का मतलब होता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को काटना। अगर आप प्लांट्स को काट दे रहे हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, इसका मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे गैसें ऐसे होती हैं वायुमंडल में, जो वायुमंडल में पहुंचने पर गैसें ये सूर्य की जो विकिरण होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है इससे। ठीक है, इसी से जो है वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की दशाएं उत्पन्न होती हैं। मृदा अपरदन की बात करें, इसको देखिए, सॉइल इरोजन की। जब हम वनों को काटते हैं यानी पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने से, पेड़ जब मिट्टी में होते हैं जमे हुए, तो क्या करते हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, और जैसे ही पेड़ काट दिया आपने तो वहां की मिट्टी मुलायम हो जाएगी, और जैसे वर्षा हुई तो मिट्टी हवा या पानी की मदद से आगे स्थानांतरित हो जाएगी। तो मिट्टी या भूमि की ऊपरी सतह जो पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसको मृदा अपरदन हम कहते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन। इससे भी क्या होगा? मृदा में देखो एक तरीके से क्या होगा, ये भी क्या है? प्रभाव डाल रही है। वर्षा में कमी हो जाए, पेड़ पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और उससे देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधों के पास एक्स्ट्रा जल बच जाता है, ठीक है, उस जल को जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जलवाष्प में बदल देते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इसके अलावा जैव विविधता में कमी आती है। अगर आप मतलब ये प्रभाव हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने से क्या प्रभाव हो रहे हैं। जैव विविधता में कमी आती है इससे,
अमेजन वन, जैसे वनों को काट दीजिए, दक्षिण अमेरिका में ये जंगल है अमेजन वन, दक्षिण अमेरिका में है ये अमेजन फॉरेस्ट, इक्वाडोर, बोलीविया, कोलंबिया, सूरीनाम, गयाना आदि में। ठीक है, जंगलों को आप काट देंगे तो एक तरीके से उनमें रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सब कम हो जाएंगे वहाँ से संख्या, इसको कहेंगे जैव विविधता में। तो जो अमेजन वनों का ब्राज़ील में लगभग 60% सर्वाधिक क्षेत्र यहीं पर आता है, और इनको जो है हाईली रेन फॉरेस्ट या इनको हम वर्षावन, आप समझिए वर्षावन कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन वनों से निकलता है, इसलिए पृथ्वी के लंग्स कहे जाते हैं अमेजन वन। ठीक है, तो अमेजन फॉरेस्ट फायर जब इसमें लगी तो जैव विविधता में कमी आई और ऑक्सीजन का उत्पादन कम हुआ, प्रदूषण में वृद्धि हुई। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में हमारी अगली यूनिट या अगला टॉपिक है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए इस टर्म को समझेंगे हम, जैव विविधता क्या होती है। जैव मतलब होता है जीवन यानी लाइफ, और लाइफ आपको पता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवरों, सूक्ष्म जीव आदि में पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जानवरों का किसी जगह पर अधिकता में पाया जाना वहाँ की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, किसी क्षेत्र में, ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग किस्म के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के, भेड़िया, भालू, बंदर, चूहा, बिल्ली, सूक्ष्मजीव, ततैया, कीट, पतंगे, विभिन्न प्रकार के सब हैं। ठीक है, जितनी किस्में हो सकती हैं जीवों की सारी हैं, और उसमें पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे भी अलग अलग किस्म के होंगे, बहुत अधिक मात्रा में होंगे, जानवर भी अलग अलग किस्म के होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, सूक्ष्मजीव अलग अलग प्रकार के होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। तो ऐसी क्षेत्रों कहेंगे कि ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये होती है जैव विविधता। अगर मान लो कहीं पर इसी क्षेत्र में, इतने ही क्षेत्र में मान लो खाली बकरियां ही हैं, सिर्फ बकरियां हैं, तो यहाँ जैव विविधता नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसीलिए है। पेड़ पौधों को हम बोलते हैं फ्लोरा, जानवर को हम बोलते हैं फोना। फ्लोरा और फोना, टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां तथा जानवरों की बहुलता, अधिकता, विभिन्न प्रकार भी होना चाहिए और बहुलता भी होनी चाहिए उनकी, वो जैव विविधता कहलाती है। आगे देखें तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। बायोडाइवर्सिटी टर्म को दिया था WG रोजन ने, वाल्टर जी रोजन ने। प्रश्न खूब आता है परीक्षा में। पृथ्वी पर आप देखेंगे जैव विविधता, जैव विविधता कैसी, देखो यहाँ पर ये इक्वेटर है और ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड है, और ये है 0 डिग्री का इक्वेटर। 0 डिग्री पर आप जानते हैं सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं पूरे वर्ष भर, यहाँ लंबवत होंगी सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर जो है जो वाटर वेपर है यहाँ से ज़्यादा बनेगी, यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा जल का, वाष्पीकरण होने से बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। तो यहाँ पर जो स्थल एरिया आते हैं, स्थल एरियाओं पर जो है जब वर्षा होगी तो वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा उगेंगी, वनस्पतियाँ होंगी और वर्षा ज़्यादा होगी तो घने जंगलों में बदल जाएंगी। तो यहाँ पर घने जंगल होंगे तो यहाँ पर इन जंगलों में रहने वाले जीव जंतु बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, जीव जंतु जब बहुत सारे हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे, तो कहेंगे कि जैव विविधता हो गई। तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर तो बर्फ है ध्रुवों पर, इधर भी बर्फ है पोल पर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ इधर से इधर जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी, और इधर से पोल से, ध्रुवों से अगर आप विषुवत रेखा पर आओगे तो बायोडाइवर्सिटी में बढ़ोतरी होगी। इस बात को उल्टा करके हमने बोल दिया है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे पढ़ेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है। दोनों स्टेटमेंट परीक्षा में पूछे हुए हैं। उष्ण कटिबंध क्या होते हैं, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक, तो उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाला जो स्थलीय भाग आएगा, इसमें भारत का आधा भाग आता है नीचे का, दक्षिण वाला जलीय भाग, प्रवाल भित्ति आदि आर्द्र भूमियों में पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी तो इक्वेटर पर, और अदर विस्तार आप देखना चाहें और कहाँ पाई जाएगी, इस पूरे उष्ण कटिबंध में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उच्चतर अक्षांश मतलब 90 डिग्री, निम्नतर अक्षांश मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री निम्नतर अक्षांश है, निम्नतर अक्षांश पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में घाटियों में भी जैव विविधता अधिक मिलती है। तो किस प्रकार के वनों में जैव विविधता अधिक मिलती है, ये प्रश्न बहुत आता है आपसे, याद रखिएगा। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में भी अधिक जैव विविधता मिल जाती है, इसलिए इन्हें जो है समुद्रों के वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र भी पाए जाते हैं,
अब देखो एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ऐसे क्षेत्र हमने देख लिए जहां पर क्या है, जहां पर जैव विविधता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में जैव विविधता पाई जा रही है, जीव जंतु पेड़ पौधे अलग अलग प्रजातियों के बहुत अधिकता में पाए जा रहे हैं और मानव गतिविधियों की वजह से वो क्षेत्र खतरे में है, तो इसको हम बोलते हैं कि वो क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। तो ये क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जहां पर जंतु और वनस्पतियों की अधिकता होती है तथा मानव गतिविधियों से वो क्षेत्र खतरे में है, ऐसी जगहों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में जब कम से कम 0.5% प्रजातियां या 1500 संवहनीय पौधे जो केवल एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हों और 70% तक प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो गई हो, ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। विश्व में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने, ऐसे विश्व में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है 36 हैं और इन 36 में से 4 भारत में हैं। कौन कौन से, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड। ये भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ये भारत के 4 BDH है, ठीक है। इंडिया के 4 ये BDH हैं। BDH मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। और गाडगिल समिति बनाई गई थी, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह कहते हैं इसको, द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, WSEEP। ये संपूर्ण पश्चिमी घाट को जब इसने चेक किया, देखा, इसका अध्ययन किया, तो संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, गाडगिल समिति ने वर्ष 2011। कुल मिलाकर के जैव भौगोलिक प्रदेश कितने हैं, बायो ज्योग्राफिक क्षेत्र कितने हैं, 10। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। 10 कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्शुष क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन वाला एरिया, गंगा मैदान, उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय मैदान, ठीक है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार भी कहते हैं। और जैव विविधता को सर्वाधिक नुकसान जो है प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण हुआ है। और इसमें याद रखिएगा कि 10 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, 25 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं, ये भी याद रखेंगे आप। अब जैव विविधता में कमी के क्या कारण है, आवासों का विनाश कर देंगे आप। आवासों का विनाश मतलब जानवरों के, जीव जंतु के, जंगलों को ही काट देंगे। जीव जंतु का तो घर है, वो समाप्त हो जाएंगे अपने आप ही, वो मर जाएंगे जब उनको फूड चेन वगैरह खास श्रृंखला उनको नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, बाकी जीव भी मरने लगेंगे। तो जैव विविधता के नाश के जैव विविधता का नाश का प्रमुख कारण जो है आवासों का विनाश है उनके। वन्य जीवों का अवैध शिकार करेंगे तो भी जैव विविधता कम होगी। प्रदूषण फैलाएंगे, सागरीय प्रदूषण से प्रवाल भित्तियां नष्ट होती हैं तो भी जैव विविधता कम होती। कोई विदेशी प्रजातियां अगर भारत में आ जाएं, जैसे अमेरिका से गेहूं लाया गया था, उसके साथ एक घास आई थी, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस, ये घास थी भारत में। इसने जैसे ही घास यहाँ लगी, पैदा हुई, तो भारत में अन्य घासों को इसने प्रभावित कर दिया। इसी को कांग्रेस ग्रास, गाजर ग्रास या अमेरिकी ग्रास भी कहते हैं। लेंटाना ये एक शौपकारी पौधा है और ये जहाँ उगते हैं वहाँ अन्य पौधों को ये उगने नहीं देते। शिफ्टिंग झूम कल्टीवेशन जो है स्थानांतरित कृषि है, इसकी वजह से भी जो है जैव विविधता में कमी आती है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लोग पहाड़ियों पर जो है, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ इनको जला करके यहाँ पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती के बाद उस फसल को पूरी तरह से जला देते हैं, फिर अगली पहाड़ी पर जाते हैं। फिर ऐसे ही करते करते कई सारी पहाड़ियों पर वो घूमते रहते हैं, झूम झूम के कृषि करते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता कम होती चली जाएगी। जैव विविधता को लेकर कुछ संधियां भी हुई हैं, जिसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे देखा था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण की योजना है बनाई गई और जैव विविधता अधिनियम भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2002 में लागू किया गया था। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2023 में इसकी थीम थी समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। ठीक, इस सम्मेलन के दौरान प्रकृति की सुरक्षा के लिए जैविक विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपनाया गया। इसके तहत जैव विविधता का संरक्षण 3 लक्ष्य रखे गए। जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवांशिक संसाधनों के से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझा करना। अब CBT के अंतर्गत 2 प्रोटोकॉल हुई। कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुई, ये आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव हैं, LMO कहते हैं इनको, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनके संचालन को नियंत्रित करना इस प्रोटोकॉल में संभावित किया। दूसरा एक नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था जापान के नगोया शहर में। ये आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर था। नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा गया, ये भी याद रखेंगे। आईची एक जगह है जापान में, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 वर्षीय रणनीति तैयार की गई 2011 से 2020 तक की। तो आईची लक्ष्यों के तहत कुल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की क्लास में अगला टॉपिक हमारा होगा जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपने लाइक नहीं किया है तो आप कर दीजिए, पसंद आ रहा होगा आपको, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। जैव विविधता संरक्षण का मतलब है पेड़ पौधे, पादप, वन्य जीव जो पाए जा रहे थे बहुत अधिक मात्रा में, उनको सुरक्षित करना।
तो इसकी दो विधियां हैं, स्वस्थानिक संरक्षण, बाह्य स्थानिक संरक्षण। स्वस्थानिक को इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, बाह्य स्थानिक को एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। स्वस्थानिक का मतलब होता है पेड़ पौधे जीव जंतुओं को यदि हम उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षा प्रदान कर देते हैं तो ये स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। जंगल में है तो जंगलों में ही सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, तो ऐसे क्षेत्र को हम या तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देंगे या वन्य जीव अभ्यारण्य या संरक्षण आगार, इनको ऐसे घोषित कर देंगे। तो आपसे पूछता है इनमें से कौन सा स्वस्थानिक संरक्षण की विधि है, तो राष्ट्रीय आगार, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन, जब जीव जंतु वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य निवासों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे किसी मान लो कोई जानवर उसको ले आए और चिड़ियाघर में रखा, चिड़ियाघर में इसको कंजर्वेशन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, तो कहलाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। वनस्पति उद्यान है, बॉटेनिकल गार्डन्स, अलग अलग जगह से जो है प्रजातियां लेकर के आई जाती हैं पेड़ पौधों की, फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। बीज बैंक है, जीन बैंक है, ये सब किस में आएंगे? एक्स सीटू कंजर्वेशन में। इनके एग्जाम्पल्स परीक्षा में पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जैवमंडल रिजर्व की। 1971 में कार्यक्रम आया था मानव एवं जैवमंडल प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB कहते हैं इसको, यूनेस्को द्वारा लाया गया था। 1976 में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना मतलब अवधारणा आई थी। विश्व में कुल 727 से ज्यादा जैवमंडल रिजर्व हैं और भारत में 18 हैं। इन 18 पे प्रश्न पूछ लेता है। नीलगिरी पश्चिमी घाट में है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के बॉर्डर पर है, तीनों के बॉर्डर पे पश्चिमी घाट, उन्हीं में नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है, इनकी स्थापना वर्ष है ये भी याद रखिएगा। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू साइखोवा असम में, देहांग दिवांग अरुणाचल में, कंचनजंगा सिक्किम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अगस्ता मलाई तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बॉर्डर पर, अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कचकरण गुजरात में, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, सिचालम आंध्र प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में। लेटेस्ट है पन्ना, पहला है नीलगिरी। तो फिर से रिवाइज करा देते हैं। भारत में स्थापित प्रथम जैवमंडल रिजर्व नीलगिरी है, 1986 में बना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व कच्छ का रण है, मन्नार की खाड़ी दूसरे नंबर पे है। भारत में नवीनतम जैवमंडल रिजर्व पन्ना है। हमने देख लिया था जैवमंडल क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। अब देखो वो तो हमने देख लिए, ये संरक्षण की विधियां हैं बायोडाइवर्सिटी के, लेकिन अब राष्ट्रीय उद्यानों पर प्रश्न खूब आते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल मिलाकर के नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है 2023 तक सितंबर। ठीक, और इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया था? इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम था, अंग्रेजों के समय बना हुआ था, ये हेली नेशनल पार्क था। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और अब आप याद रखिएगा असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, असम के अंदर डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी। ठीक है, और रायमोना, देहांग, पटकाई, ये जो है लेटेस्ट हैं, ये लेटेस्ट हैं, इनको याद रखिएगा यहाँ के। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 12। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ये देखिए अंडमान निकोबार में 9 है, असम में 7 है। तो अब देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन से? बांधवगढ़, जीवाश्म, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय वन विहार, ओंकारेश्वर, डायनासोर, कूनो, सतपुड़ा, ये सब कहाँ के? मध्य प्रदेश। अंडमान निकोबार में 9 कौन कौन से? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे, गैलीथियो बे, महात्मा गांधी, देखो बे के नाम से अंडमान निकोबार में है, महात्मा गांधी, मिडल बटन, माउंट हैरिएट, नॉर्थ बटन के नाम से भी, साउथ बटन के नाम से भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सैडल पीक, मिडल और महात्मा गांधी, और इसके अलावा ये रहेंगे। ठीक है, रानी झांसी मरीन, ये भी याद रखिएगा, बहुत आता परीक्षा में। ये सब कहाँ के? अंडमान निकोबार के। उत्तराखंड में कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहला है भारत का, ये उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री, गोविंद और राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मतलब राऊ का मतलब। नंदा देवी, फूलों की घाटी पूछा हुआ है, राजा जी भी पूछा हुआ है, ये उत्तराखंड के हैं। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, नहमीस, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसके बारे में हमने आपको बताया था, सलीम अली नेशनल पार्क नाम कर दिया गया है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में है, मौलिंग अरुणाचल में है, वाल्मीकि विहार में है। बिहार वाला याद रखिएगा। गुरु घासीदास, ये संजय नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ में है। कांगेर छत्तीसगढ़ में है। मौल्लेम गोवा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा हुआ है, गुजरात में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। बेतला झारखंड में। पेरियार के 106 को याद नहीं रखना, जितने हम बता रहे हैं उतने आप याद कर लीजिए, आ जाएगा। साइलेंट वैली केरल में है। नावेगांव महाराष्ट्र में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। ठीक है, एक्चुअली कैबुल जाओ नामजाओ जो है ये मणिपुर में है,
और भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरोवैली, सिंगालीला, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड, बिसन जो है ये त्रिपुरा के हैं। कासु, ब्रह्मानंदर, महावीर, हरिना और मरुगवानी तेलंगाना में है। इसके अलावा टाडोबा महाराष्ट्र, गुगामल, संजय गांधी, पेंच महाराष्ट्र के। कुछ तमिलनाडु की देख ली, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, ये सब कहाँ के, तमिलनाडु के। कंचनजंगा बहुत आता है सिक्किम में है। मुकुद्रा, केवलादेव बहुत आता है राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, ये सब आए हुए हैं, ये राजस्थान। भितरकनिका उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। आगे देखें, अब हम बात करेंगे टाइगर्स की, टाइगर रिजर्व्स की। तो विश्व में कुल मिलाकर के 13 देश ऐसे हैं जहां पर बाघ मिलते हैं, टाइगर्स मिलते हैं। तो टाइगर्स का संरक्षण भी जरूरी है। टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन से हैं? रशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना। इसमें जो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ये 13 देश ऐसे हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं और 13 में सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं। तो पूरे विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में अकेले भारत में ही पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर 80% भी लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवासों के विनाश के कारण, अवैध शिकार के कारण, झूम कल्टीवेशन के कारण बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई। इसीलिए 2010 में एक टाइगर समिट रखी गई। इन 13 देशों को बुलाया गया क्योंकि इन 13 देशों में ही बाघ पाए जा रहे थे। तो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, रशिया में। यहाँ ये तय किया गया कि अगले 12 साल में सभी देशों को टाइगर्स की संख्या दोगुनी करनी है, यानी 2022 तक T x 2 प्रोग्राम, ये आप मान सकते हैं, यानी टाइगर की संख्या दोगुनी। नेपाल ऐसा प्रथम देश बना जहां उसने बाघों की संख्या को दोगुना कर लिया 2018 में ही। भारत ने बाघों की संख्या को दोगुना किया 2019 में ही। और भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत में सरकार बाघों की गणना करवाती है। पहली गणना 2006 में करवाई गई। लेटेस्ट गणना अगर आप करेंगे तो ये 2022 में करवाई गई है। ठीक है, 2022 में लेटेस्ट ये कौन सी है? 5वीं गणना बाघों की भारत में हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलें। 2022 चाइनीज ईयर ऑफ द टाइगर था। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18। इन्हीं को 18 टाइगर रेंज स्टेट। भारत में सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र है। भारत सरकार ने बाघ की गणना के लिए एमस्ट्राइप टेक्निक को बनाया है। अब देखो यहाँ पर बात, बाघों की जनगणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा 2015 में शुरू की। बाघों की गणना NTCA करती है और इसकी स्थापना 2005 में की। अब देखो बाघों की गणना की रिपोर्ट ले लेते हैं। 11 अप्रैल 2023 को 5वीं अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। जो चौथी अखिल भारतीय बाघ आकलन था 2018 में थी। उसमें उसके अकॉर्डिंग भारत में 2018 में 2967 बाघ थे। राष्ट्रीय वैश्विक बाघ समारोह हुआ 29 जुलाई 2022 को तडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र द्वारा। और इसमें अब ये भी याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। 50 वर्ष 2023 में इसको पूरे हो गए। तो भारत में बाघों की संख्या फिलहाल कितनी है? 2006 में बाघों की संख्या भारत में थी कितनी? 1411। 2010 में बढ़कर 1706 हुई। फिर अब 2018 में 1967 थी और अब 2022 में 2167 बाघ हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो पिछले 4 साल में जो है 200 से ज़्यादा बाघ की संख्या बढ़ी है। ठीक है, इतना प्यार। तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आया गया। प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 1973 में लाई गई और वर्तमान में 2023 में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54 टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इसमें एक और ऐड करिएगा हम। ठीक है, टोटल 55 है। अभी देखेंगे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। 51वां टाइगर रिजर्व श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। और 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चौथा है, उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, और 54वां बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। 55वां धौलापुर करौली राजस्थान में है। समझ में आया आपको? टोटल मिलाकर के 55 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ संख्या कर लेंगे आप। 55 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में 2023 में। ठीक है, हाथी परियोजना 1992 में आई थी। वर्ष बहुत पूछता है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में। भारत में लगभग 32 एलिफेंट रिजर्व है। पहला एलिफेंट रिजर्व सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व भी बनाया गया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। IUCN की लाल सूची में संकटापन्न श्रेणी। और हाथियों को संरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से 2010 में हाथी को जो है राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया। कभी कभी कछुआ परियोजना पर प्रश्न पूछ देता है। तो भारत में उड़ीसा के तट पर एक कछुआ पाया जाता है खास किस्म का। यह है ऑलिव रिडवे कछुआ। इसकी प्रजाति पाई जाती है। 1975 में इसके लिए एक योजना लाई गई इनके लिए। और कछुए का प्रजनन स्थल जो गहीर माथा है ये कहाँ पर है? भितरकनिका अभ्यारण्य में। ये भी याद रखेंगे। गैंडा परियोजना 87 में आई थी। गैंडों के लिए प्रसिद्ध कौन से अभ्यारण्य हमारे देश में? एक तो मानस है, एक काजीरंगा है। ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी गंगा का टाइगर
किसको कहा जाता है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेनेटनिस्टा गैंगेटिका। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, और डॉल्फिन वर्ष 2007 में घोषित किया गया था। डॉल्फिन पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। डॉल्फिन एक मैमल है, स्तनधारी है। नदी की सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा डॉल्फिन को दी जाती है। डॉल्फिन ऐसे ही क्षेत्रों में रहेगी जहाँ का जल स्वच्छ होगा, ठीक है। गंगा में डॉल्फिन जहाँ पाई जा रही, समझ लीजिए वहाँ का जल स्वच्छ है। यूएनओ प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा 2007 को डॉल्फिन वर्ष भी घोषित किया गया था। देश का पहला प्रथम डॉल्फिन रिजर्व हुगली नदी में खोला गया है। चलिए अब आर्द्र भूमियों पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए आर्द्र भूमि, आर्द्र का मतलब ही है नमी, तो ये पानी से भरे हुए दलदली क्षेत्र हैं, मार्शी एरियाज हैं, जिन्हें आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि भूदृश्य के गुर्दे कहे जाते हैं, किडनी ऑफ लैंडस्केप कहे जाते हैं, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ जो है अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जैसे हमने इकोटोन वाले केस में देखा था। तो आर्द्र भूमि या नम भूमियों के संरक्षण के लिए एक आधुनिक संधि हुई थी, मतलब जो ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक संधि हुई 1971 में। तो तब से वेटलैंड पर जो है कन्वेंशन जब वहाँ पर हुई थी 1971 में रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, उसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाने लगा। और 2 फरवरी के दिन हुई थी, 2 फरवरी 1971 को। तो 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2023 की थीम क्या है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की? वेटलैंड रिस्टोरेशन आ जाता है कभी कभी। 2 फरवरी 1931 को रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। नई आर्द्र भूमियों को चिन्हित करना, नई आर्द्र भूमियों से संबंधित देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर उनका संरक्षण करना। तो विश्व में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 2492। विश्व में कुल वेटलैंड्स की संख्या 2492 है, और भारत में कुल रामसर स्थल 2023 तक 75 है। इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए वर्ष 2023 तक हमने ये डेटा आपको प्रोवाइड कराया है। तो रामसर साइट्स इन इंडिया, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कितनी हैं, कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, और उससे कम है नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली रामसर स्थल चिल्का लेक है। और भारत में वर्ष 2021 में शामिल हुए नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा में है। इसके अलावा थोल झील बाधवाना झील गुजरात में है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, 2020 में इसको घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा नहर, नवाबगंज, समन, पार्वती, समसपुर, सांडी, सरसई, सुर सरोवर, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर वेटलैंड। अब इसके अलावा अन्य वेटलैंड्स ये रहे। चिल्का झील कहाँ पर है? ये सबसे पहली वेटलैंड साइट थी भारत की, जो उड़ीसा में, भितरकनिका उड़ीसा, द्वीप असम, लोकटक झील, हरिके, तोशे मोरार, बुलर लेक, पॉइंट कैलिमर, अष्टामुदी, वेम्बेनाथ, सुंदरवन, लुनार झील, ये सब क्या हैं? ये आर्द्र भूमियां हैं भारत की। तो आर्द्र भूमियों की गहराई लगभग 6 मीटर तक मानी जाती है। भारत के 4.5% क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमियों का विस्तार है, और 40% तक जैव विविधता ओवरऑल जो है वो इन आर्द्र भूमियों वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संबंधी आंदोलनों की। आपको फिर से याद दिला देते हैं, जो लोग सेशन में अभी जुड़ रहे हैं या लाइक नहीं किया है सेशन को, आप कर दीजिए। आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो इस सेशंस को फ्रीक्वेंटली हम मतलब फ्रीक्वेंटली तो नहीं, अब जल्दी अपलोड करेंगे हम, ठीक है। चिपको आंदोलन, देखिए इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, और इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है एटलीस्ट आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना पड़ा सिर्फ लाइक के अलावा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन की बात करेंगे, 1974 में आया था। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे, और यहाँ लोग जो है अपना विरोध जता रहे थे कि पेड़ों को ना काटा जाए, उन पेड़ों से चिपक करके खड़े हो जाते हैं। तो इसके नेता या जनक कौन थे? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका 2021 में देहांत हो गया कोविड के कारण, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इनके जनक थे चिपको आंदोलन के। गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट इनके सहयोगी थे इसमें। अब इनका जन्म मरोड़ा टेरी गढ़वाल में हुआ था उत्तराखंड में। इनके अन्य नाम वृक्षमित्र, पर्यावरण गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा को ही कहा जाता है। एपिको आंदोलन, अच्छा चिपको आंदोलन ये उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में इसकी जैसा आंदोलन देखने को मिला एपिको आंदोलन। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन, दक्षिण भारत का एपिको आंदोलन। एपिको मतलब है गले लगना। शुरू हुआ था 1983 में कर्नाटक में, और ये पांडुरंग हेगड़े ने शुरू किया था, कला से वन के वृक्षों को कटने से बचाने। शांत घाटी आंदोलन 1973 में आया था केरल के पलक्कड़ जिले में। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को काटकर जल विद्युत परियोजना वहां पर लगाई जा रही थी, इसके विरोध में। 1985 में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित किया गया। फिर बिश्नोई आंदोलन या खिजरली आंदोलन, ये भी वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। इसके प्रणेता अमृता देवी बिश्नोई जी हैं, और ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्ति जो होते हैं उनको जो है अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये किसका पुरस्कार है? राजस्थान सरकार का।
बिश्नोई समुदाय जो है भगवान जम्बेश्वर को मानते हैं, ठीक है। बिश्नोई समुदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? भगवान जम्बेश्वर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनने वाली थी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसे सरदार सरोवर डैम कहते हैं हम, 1961 में तब ये शुरू किया गया था। वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया था और उनको नए घर वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, आवास। तो 1 लाख लोगों को विस्थापित किया, कृषि भूमि समेत सामुदायिक भूमि को अधिकृत कर लिया सरकार ने। इसी के खिलाफ मेधा पाटकर ने, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय ने एक आंदोलन शुरू किया, नर्मदा बचाओ। फिर एक आया जंगल बचाओ आंदोलन, 1980 में बिहार में था ये। प्राकृतिक साल के वृक्ष वहाँ काटे जा रहे थे, जंगल काटे जा रहे थे, सागौन के वृक्ष, तो उसी को बचाने के लिए ये चलाया गया था। बिहार के सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन शुरू किया था। नवधान्य आंदोलन 1982 में आया था, वंदना शिवा द्वारा इसको शुरू किया गया था, जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मैत्री आंदोलन एक बड़ा खास है, ये चमोली जिले में उत्तराखंड के शुरू किया गया 1974 में। कल्याण सिंह रावत के द्वारा इसके प्रणेता हैं ये। दूल्हा के द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म इसमें बनाई गई थी। और इसका हम जो है अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR 2021। तो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है। देखिए ये रिपोर्ट हर 2 साल के अंतराल पे आती है और लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाली है। हालांकि 2023 की भी आने वाली ही होगी, बस उससे पहले जब तक नहीं आएगी यही डेटा परीक्षा में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति हमारे जो देश में आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। देश के कुल क्षेत्रफल में कम से कम, इस पॉलिसी के तहत देश के कुल क्षेत्रफल में कम से कम 1/3 क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष होने जरूरी हैं, इसका लक्ष्य तय किया गया था। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर थोड़ा बढ़ा करके रखा गया, 2/3 से कम क्षेत्रफल पर वन नहीं होने चाहिए, यानी 2/3 क्षेत्रफल पर पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे वृक्ष होने चाहिए। अब ये जो है जारी कौन करता है इसको, ISFR को, ये केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये जारी करती है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इस रिपोर्ट को 2 साल में एक बार प्रकाशित किया जाता है, द्विवार्षिक बाईएनियल है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में पेश की गई और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 18वीं रिपोर्ट आएगी 2023 में और 17वीं रिपोर्ट 2021 की, इसको याद रखिएगा। और 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। देश में कुल वन और वृक्ष आवरण है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट मतलब होते हैं घने जंगल, और ट्री कवर जो होते हैं वो जैसे कहीं सड़कों के किनारे पे पौधे मिलेंगे, किसी के घर में मिलेंगे, पार्कों में मिलेंगे, वो होते हैं ट्री कवर। तो इन सबको मिलाकर 80.9 मिलियन हेक्टेयर भारत में जंगल हैं या वन और वृक्ष आवरण है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन और वृक्ष आवरण कितना है? 24.62%। ये डेटा बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। हर साल इसमें चेंजेस हो जाते हैं, बढ़ जाता है आयु, वही ये, ठीक है। वनावरण क्षेत्र कितना है इसमें? 24 में से 21.71। वृक्षावरण कितना है? 2.91। तो 24.62% टोटल होता है। अलग अलग पूछे तो आप जवाब दे दोगे, ठीक है। तो 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है वनावरण में, और वृक्षावरण में हुई है 721 वर्ग किलोमीटर। कुल मिलाकर के 2261 वर्ग किलोमीटर 2019 वाले डेटा से इतना बढ़ गया है, ठीक है। देश के कुल और वन और वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये वाले भी याद रखने हैं आपको। देखिए वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है जंगलों की? वो आंध्र प्रदेश में, उससे कम तेलंगाना में, उससे कम उड़ीसा में। ऐसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन से है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उड़ीसा है, 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आच्छादन के मामले में शीर्ष 5 राज्य है। अब परसेंट देखोगे किसी राज्य में परसेंटेज, अगर उस राज्य में देखोगे कि कितनी है वन होगी, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल में दूसरे नंबर पर है, मेघालय 76 पे है और 76% है मेघालय में, नागालैंड में 73% है। रिपोर्ट के अनुसार जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जहां के 33% से ज़्यादा वन आच्छादित हैं, और इसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर 75% क्षेत्रफल से ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। और देश में मैंग्रोव वन स्थिति क्या है? हमारे देश में कुल मैंग्रोव कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव में वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न। इसके अलावा मिजोरम में जो है मैंग्रोव कितना है? देखिए ये तो नहीं, मैंग्रोव नहीं है, नेक्स्ट है, देखिए मैंग्रोव का यहाँ पर होगा, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा गुजरात है, तीसरा अंडमान निकोबार है, चौथा आंध्र प्रदेश है। मैंग्रोव आच्छादन में वृद्धि दर्शाने वाले उड़ीसा हैं, महाराष्ट्र हैं,
कर्नाटक हैं, ये वृद्धि है इतनी, ठीक है, इतनी वृद्धि हुई है। तो ये हो गया हमारा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में हम लास्ट टॉपिक करेंगे अपना हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ ले लेते हैं इसको, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये रही पृथ्वी अर्थ, और इस पर सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। ठीक, सूर्य का प्रकाश इस पर पहुंच रहा है, तो कुछ प्रकाश सूर्य का जो है पृथ्वी के द्वारा, या सूर्य की जो विकिरण है इस पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, कुछ परावर्तित कर दिया जाता है। और जो परावर्तित कर दिया जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें विद्यमान होती हैं, इस परावर्तित हुए विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रोक लेती हैं। और जब ये रोक लेंगी इसे, तो हमें क्या होगा, पृथ्वी पर जो भी मानव है उनको ये तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा पृथ्वी का। तो हरित गृह प्रभाव क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें मौजूद हैं जो सूर्य से पृथ्वी पर आकर परावर्तित होने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और जो गैसें ऐसा कार्य करती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इतना सा आपको समझना है बस। चलिए, तो एक बंद वातावरण में तापमान को अवशोषित करने की प्रक्रिया वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में आप जानते हैं इंफ्रारेड भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के द्वारा लंबी तरंगों को, लॉन्ग वेव्स को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित होने के बाद कुछ बाकी बच जाती गैसें जो परावर्तित होती हैं, वो जब लौट करके वापस जाती हैं तो वायुमंडल में गैसें उनको ट्रैप कर लेती हैं। उनकी वजह से जो तापमान में वृद्धि होती है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसको यहां पर समझिए, यहां पर और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं, शॉर्ट वेव किरणें होती हैं, पृथ्वी पर कुछ अवशोषित हो जाती हैं, और जो परावर्तित होती हैं वो जब वापस जाती हैं तो यहां पर जो गैसें विद्यमान हैं ये गैसें इनको ट्रैप कर लेती हैं, और जिनको ट्रैप करती हैं लॉन्ग वेव होती हैं। समझ में आ गया? यही है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये वो गैसें जो छोटी तरंगों को जाने देती हैं परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं, ग्रीन हाउस गैस। अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस वो है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर आपको ऑप्शन में नहीं मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके बाद नंबर आएगा, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, फिर SF6 है। ये सारी ग्रीन हाउस गैस। जलवाष्प कहाँ से मिलती है? महासागरीय जल 71%, वहाँ से वेपराइजेशन होता है, जलवाष्प बनती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उद्योग है यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चीन करता है, उसके बाद USA, उसके बाद भारत। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट किसको बोलते हैं? 1 cc 1 कार्बन क्रेडिट। जो कोई देश या राष्ट्र 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेगा वो कहलाता है, उसको मिलता है 1 कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो मीथेन क्या है? धान के खेतों में मिलती है, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है, दलदली क्षेत्रों में मिलती है। ये प्रश्न आते हैं आपको। नाइट्रस लाफिंग गैस कहते हैं इसको, और बेहोश करने के काम में भी आती है, एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका ब्रांड नेम है फ्रेऑन के नाम से जानी जाती है। ये कभी प्रश्न पूछ देता है। AC और फ्रिज में इसका प्रयोग होता है। CFC की जगह जो है इसकी जगह HFC का प्रयोग किया जाता है। HFC को बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और इसका ब्रांड नेम है R22। ये AC गैस है, इसी में प्रयोग की जाती है। तो ये रहा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है EVS है, EVS आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो क्लासेस हमने की हैं, 3 विषय हम आपको पढ़ाए हैं अभी मैराथन के रूप में। एक तो है प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत हमने आपको करवाया है, एक बायोलॉजी करवाया है, और एक इन्वायरमेंट करवाया है। ये तीनों आप देख लीजिए, अगर नहीं देखें चैनल पर बने हुए हैं, प्लेलिस्ट और बना देंगे इनकी, कि आप इनको प्लेलिस्ट में देखें, महामैराथन क्लासेस तो कंप्लीट है, वहाँ से अपना रिवीजन करिए। और इनके क्लास जैसे हमने आपको ये पढ़ाया है, इनका कंप्लीट हम आपको चैप्टर वाइज जैसे हमने थ्योरी की है वैसे ही इनके क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ा दूं एक बार, उसके बाद लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा हमारे।